वेलकम टू कॉमर्स एक्सिस। कॉमर्स एक्सिस में आप सभी लोगों का आज फिर स्वागत है। आज हम करने वाले हैं ऑडिटिंग की क्लास 6। 5 क्लासेस पहले कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स क्या होते हैं, किस तरीके से ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वैल्यूएशन करते हुए और या फिर वेरिफिकेशन करते हुए। क्वेश्चन में हम लोग किस तरीके से इस चीज़ का पता लगाएंगे कि हमसे एग्जामिनर वैल्यूएशन पूछ रहा है या फिर वेरिफिकेशन पूछ रहा है। ठीक है, तो जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने बिल्कुल एक फ्री बैच चला रखा है आप लोगों के लिए, किस पे यूट्यूब पे, जो कि हमारा ऑफिशियल चैनल है। कौन सा? कॉमर्स एक्सिस। आपको यूपीपीसीएल के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए अकाउंट्स की क्लास मिल रही है। ठीक है, जिसको मैं आपको पढ़ाता हूँ। अकाउंट्स का सेक्शन हमने कंप्लीट किया। आज हम लोग अपनी ऑडिटिंग की लास्ट क्लास कर रहे हैं। ठीक है, अकाउंट्स कंप्लीट हो चुका है। 18 लगभग 19 क्लासेस इसकी हैं। ऑडिटिंग की क्लास हमने 6 ली है। अब इसके बाद हम लोग अपना टैक्सेशन को स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा इनकम टैक्स है। ठीक है, बाकी आपको मैम क्या पढ़ाती हैं, शाम के टाइम पे आपकी इंग्लिश की वीडियो आती है जिसमें मैम आपको पढ़ाती हैं पूरी की पूरी इंग्लिश कवर होगी आपके एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, अब बहुत जल्द हम लोग अपनी एमसीक्यू की सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं अपने वाले चैनल पे ही। तो ये अभी इसके ये जैसे अपना सिलेबस खत्म हो जाएगा इसके बाद में उसको स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले वाले क्वेश्चंस अपने देख लेते हैं जो क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 था, बिफोर द वर्क ऑफ ऑडिट इज कमिंस्ड द ऑडिटर प्लान्स आउट द होल ऑफ द ऑडिट वर्क इज कॉल्ड ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन आता है तो बच्चे क्या ऑडिट प्लान करके आते हैं, क्योंकि प्लानिंग की जाती है। ठीक है, किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले तो एक चीज को ध्यान में रखना कि वो ऑडिट प्रोग्राम होता है। ठीक है बेटा, ऑडिट प्रोग्राम होता है ना कि ऑडिट प्लानिंग। आता है अब वाउचर इज तो वाउचर मैंने कल आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके पढ़ा है, एक एक चीज उसकी कंप्लीट आपको करवा दी। ठीक है, वाउचर में अगर क्वेश्चन आता है तो बेटा इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब वाउचर इज इनवॉइस रिसिप्ट रिसीव्ड फ्रॉम द सेलर्स, डिस्पैच रिसीव, ये सब चीजें थी। बट एक जो इसकी सबसे अच्छी जो डेफिनेशन थी वो थी डॉक्यूमेंट इज सपोर्ट ऑफ एन एंट्री मेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, इस चीज को मैंने क्या किया था, आपको हाईलाइट किया था, बार बार बोला था कि बेटा इस चीज से एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एक मैंने आपको डॉक्यूमेंट सपोर्ट बताया था, इसमें मैंने आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाउचर्स बताए थे। इस तरीके से मैंने आपको इसमें 3-4 चीजें थी जो बार बार मैंने आपको हाईलाइट की थी, तो वो सब चीजें नोट याद कर लेना। ठीक है, जो चीजें मैं अगर आपको 2 बार रिपीट कर दूं ना तो समझ जाना बेटा इस ये वाली चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, क्वेश्चन तो हालांकि कहीं से ही बन सकता है, आपको पढ़ना तो सब कुछ है, पर जो चीज 2 बार रिपीट कर दी उसके ऊपर क्या बनाओ भैया, स्टार बना दो कि हमारा स्टार है। द ऑडिट दैट इज मेड कंपल्सरी अंडर स्टैच्यू इज कॉल्ड स्टैच्यूरी ऑडिट। ठीक है, इसका ये ए आंसर था। ये क्वेश्चन ये जो है मैंने आपको टाइप्स ऑफ ऑडिट पढ़ाई थी। ठीक है, मैंने अकॉर्डिंग टू ओनरशिप पढ़ाई थी, अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड पढ़ाई थी, या फिर अकॉर्डिंग टू एक और चीज थी कि मतलब कि जैसे गवर्नमेंट के उसके बेसिस पे बनानी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपको इस पढ़ाई थी कि किस तरीके से हम लोग ऑडिट करते हैं। अगर क्वेश्चन ही आ जाए स्टैच्यूरी ऑडिट किस चीज़ में है तो आप लोग वो भी करके आ जाओगे। टाइम के अकॉर्डिंग पूछ लिया जाए कि मतलब एंटरिम ऑडिट कर दी, फाइनल ऑडिट कर दी। ठीक है, ओनरशिप के अकॉर्डिंग कि मतलब पार्टनरशिप एक्ट डीड के अंडर में ऑडिट किस तरीके से डिफाइन है, या फिर हमारी कंपनीज एक्ट में किस तरीके से डिफाइन है। तो हर एक चीज़ आपको मैंने इस बारे में पढ़ा दी थी ऑडिट कर में। ठीक है, बेसिक्स वाली क्लास देखना, इंट्रोडक्शन वाली, तो आपको उसमें ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है बेटा, ऑडिट की तो इसमें स्टैच्यूरी था ऑडिट। वैसे अगर आपको नहीं भी आता और आप मतलब बिना पढ़े चले गए, या चलो पढ़ के तो जाओगे बेटा, पढ़ के तो जाओगे जब क्लासेस देख रहे हो, तो अगर मानो वहां पे जाके भूल जाते हो तो क्या देखोगे, स्टैच्यू। इसका मतलब क्या होता है कि अ लॉ, हाँ, ए लॉ या फिर कोई एक गवर्नमेंट जो आपके ऊपर क्या करती है, आपको गवर्न कर रही है। ठीक है, जब वो आपको गवर्न कर रही है कोई भी लॉ या फिर कोई भी गवर्नमेंट, तो अगर वो आपको कंपलसरी कर दे कोई भी चीज, ठीक है, कंपलसरी कर दे, तो वो क्या होता है, वो स्टैच्यूरी। स्टैच्यूरी का मतलब होता है कोई भी एक मतलब जिसको कहते हैं हम सुप्रीम पावर कह सकते हैं इस चीज को। ठीक है, कोर्ट, सुप्रीम पावर या फिर लॉ, तो ये सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो इसको स्टैच्यूरी ऑडिट कहते हैं। कोई भी चीज जो लॉ के अकॉर्डिंग करनी तो भैया उसको लॉ ही तो हमको इन्फोर्स करवाएगा ना, तो उसको हम लोग स्टैच्यूरी ऑडिट कहते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को एलिमिनेट करो यार। सबसे बड़ी चीज क्या होती है, एलिमिनेशन पावर। देखो क्वेश्चन 3 है ऊपर के, इनमें से मैं आपको एलिमिनेट करना बताता हूँ। चलो ठीक है, ये तो आपका भैया स्टैटिक टाइप का ही है, ऑडिट प्लान एंड ऑडिट प्रोग्राम में कंफ्यूजन हो सकती है। लेकिन अब वाउचर एग्जाम, मैंने आपको एक चीज बोली थी कि कभी भी क्वेश्चन में अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए, क्या पूछी जाए, डेफिनेशन पूछी जाए, तो बेटा सबसे बड़ी नहीं, बड़ी इन टर्म्स ऑफ मतलब वर्ड्स में बड़ी नहीं, बड़ी इन टर्म्स में ब्रॉड ऑफ मीनिंग,
है ना, जिसका मीनिंग सबसे ज्यादा बड़ा हो, जिसका मीनिंग सबसे ज्यादा ब्रॉड हो, उस चीज की डेफिनेशन को उठाओ, जिसमें मतलब आपको लगे कि हाँ, इसमें हर एक चीज एस्पेक्ट जो है जितने भी थे इस वाउचिंग के वो कवर हो चुके हैं। ठीक है, अगर आपको डेफिनेशन याद नहीं है तो ये चीज मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, डेफिनेशन पूछी जा सकती है पेपर में, तो डेफिनेशन में हमको वो वाले पॉइंट्स उठाने हैं जिसका मीनिंग सबसे ज्यादा ब्रॉड हो। तो देखना बेटा, आपके जो क्वेश्चन के जो चांसेस हैं, ठीक है, वो 80% तक सही, 100% नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर चीज आपको नहीं आती तो उसमें आप तुक्का ही लगाओगे, है ना, तो 100% तुक्का सही हो जाए ऐसा भी सही नहीं है। लेकिन अगर आप ब्रॉड सबसे अच्छी डेफिनेशन चूज करके आते हो उसमें से, तो आपका क्वेश्चन उसमें 80% चांसेस हैं कि वो सही होगा। इसमें देखो, इसमें तो जैसे नाम ही अगर बोले स्टैचू, स्टैचू अगर हम इसके हिसाब से ऑडिट करना है तो ये स्टैचूरी ऑडिट करनी है, ठीक है, पार्शियल, कंप्लीट, कंटिन्यूस, ये सब तो नहीं आएगा। अकॉर्डिंग टू लॉ, क्या, अकॉर्डिंग टू लॉ, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है बेटा इंट्रोडक्शन की क्लास में, ठीक है, को देखता हूँ कितने बच्चों ने सही आंसर दिया है। तो 1 का सी, सेकंड का ए, थर्ड का ए, CAA, ठीक है, स्टैचूरी डॉक्यूमेंट, ठीक है बेटा, बिल्कुल सही। प्रिया जी, ठीक, देखो प्रिया जी, मतलब नाम के आगे जी है, ठीक है। दीक्षा शर्मा, ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है बेटा। डॉक्यूमेंट सपोर्ट ऑफ एनी एंट्री मेड अकाउंट्स बुक्स, ठीक है बेटा। स्टैचूरी ऑडिट, ठीक है बेटा, बिल्कुल सही। ठीक है, राकेश कुमार ने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नहीं दिया, ठीक है बेटा, इसका आंसर ऑडिट प्रोग्राम होगा, ठीक है, याद रखना इसका आंसर ऑडिट प्रोग्राम होगा। डॉक्यूमेंट सपोर्ट ऑफ एन एंट्री मेड, ठीक है बेटा, स्टैचूरी ऑडिट, ठीक है। साथ ही ए क्यों लगा दिया बेटा, इसका ए नहीं होता, ठीक है, इसका हमारा ऑडिट प्लान नहीं होता, ऑडिट प्रोग्राम होता है, ठीक है। ये वही वाली गलती है कि ऑडिट प्लान और प्रोग्राम में बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है बेटा, तो आप भी इसको करेक्ट कर लेना हटा बेटा, ठीक है। ये ऑडिट प्रोग्राम होगा हमारा, क्या होगा, ऑडिट प्रोग्राम होगा। बाकी सेकंड का 2, 1 का सी, 1 का सी, अच्छा उल्टे लग गया आपके, ठीक है। अच्छा 1 का सी, 2 का ए, 3 का ए, ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है बेटा, ठीक है, आपके करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है, आपको करेक्शन की जरूरत नहीं, ठीक है। फिर सुरजीत सिंह, फर्स्ट का सी, सेकंड, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अच्छे आंसर दे रहे हैं। देखो कुमारी, बिल्कुल सही है बेटा, आपकी क्लास में खो जाते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं, हमें प्लीज आप याद दिला दिया करो बेटा। लाइक कर दो, वीडियो को अभी कर दो, ठीक है, पीछे जाके जल्दी से, ठीक है। आपने बिल्कुल सही आंसर्स दिए हैं। रिया यादव सही है बेटा, नावेद, ठीक है बेटा, ठीक है, वेरी गुड। मतलब आप लोगों के लिए क्लैपिंग है। आज की क्लास में सभी बच्चों ने लगभग आंसर सही दिया, बट एक बच्चे ने आंसर गलत दिया, तो साथ ही बेटा इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है, ठीक है। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्या, वैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन। अब वैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन दो चीजें हैं। एक क्या होता है हमारा वैल्यूएशन, एक क्या होता है हमारा वेरिफिकेशन, ठीक है। अब दो चीजों को समझो, फिर हम लोग थ्योरी पे अपने चलते हैं, आगे मूव करते हैं, ठीक है। छोटी सी कहानियां हैं, सुननी पड़ेंगी भाई, समझनी है चीजों को, दिमाग में बैठाना है, तो कहानियां सुननी पड़ेंगी। रट्टा मारना है, कोई बात नहीं, स्किप करो वीडियो को, आगे पहुंच जाओ, ठीक है। मेरा तो एक सिंपल सा कंसेप्ट रहता है, आप लोगों को पहले समझाना, फिर उसके बाद में आपको थ्योरी वाले पार्ट पे लेके जाना। फिर जिस बच्चे को ये लगता है कि आपको समझना है तो समझो, जिस बच्चे को लगता है रट्टा मारना है तो मार लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, देखो। लेकिन चीजों को समझोगे ना, समझोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर है, ठीक है। कभी भी जिंदगी में निराशा इसलिए आ जाती है क्योंकि हम लोग चीजों को समझते नहीं। हम लोग चीज़ों को समझते नहीं, हम लोग ये सोचते हैं कि चीज़ें हमारे हिसाब से क्यों नहीं हो रही। बेटा हर चीज़ का अपना एक सीक्वेंस होता है, उस चीज़ को ध्यान में रखो, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन की। दो चीज़ें हैं, तो देखो वैल्यूएशन का मतलब क्या है, आपने कोई लैंड परचेज करनी है, ठीक है। आप कंपनी अपनी कुछ नहीं हो, आप एक इंडिविजुअल हो, आपको एक लैंड परचेज करनी है, आप इधर उधर जाते हो, आप पता करते हो, तो आपको एक रोड पे लैंड मिल जाती है, मतलब यहाँ से रोड जा रही है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक लैंड मिल जाती है, इसका मुंह भी इस तरफ में होता है, तो आप सोचते हो बड़ी अच्छी लैंड है, 40 बाय 50 की है, ठीक है, मतलब 50 फुट की गहराई, 40 फुट की ऐसी। अब आप क्या करते हो, आप इस वाली लैंड को रेट लगवा दो, तो इसके मानो कि जैसे 10 लाख रुपए जितने की भी है, उस चीज़ पे नहीं जाएंगे, ठीक है। अब जो आपने 10 लाख रुपए जो लगाए, 10 लाख रुपए जो आपने इसके ऊपर लगाए, ये क्या है बेटा, ये चीज़ क्या है, ये जो है ना, ये इसकी वैल्यूएशन है, मतलब इसका एक प्राइस है, ठीक है। अब आप सिर्फ और सिर्फ ये नहीं देखोगे ना कि मतलब आपको ये प्रॉपर्टी डीलर कोई भी दिलवा रहा है, ठीक है, आपने क्या किया, भैया मुझे लैंड दिलवा दो, आप उसके इसमें गए, उसने आपको दिखा दी, और आपने क्या किया, उसके पैसे दे दिए, ऐसे करते हो क्या, नहीं, ऐसे नहीं करते। उसने आपको जमीन दिखाई, ठीक है, उसने आपको जमीन दिखाई, आप क्या करोगे, पहले आपने इसके मोल भाव किया कि भैया, उसने आपको मान लो कि 15 लाख बोला था, आपने बोला नहीं नहीं 15 लाख तो बहुत ज़्यादा है, 12 लाख, 10 लाख पे फिर आपने फाइनल कर लिया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये आपका वैल्यूएशन हो गया। फिर आप गए यहाँ से, ठीक है, हाँ हाथों हाथ पैसे नहीं देके आता कोई भी इंसान, इस चीज़ को ध्यान में रखना,
ठीक है, हाथों हाथ कभी पैसे नहीं दे के आते। फिर आप गए घर पे, आपने आस पड़ोस वाले लोगों से पूछा कि भैया यहाँ पे ज़मीन तो मैं देख रहा हूँ यार, ये अपने यहाँ से इतना दूर है, हाईवे पे है, मुझे 10 लाख की पड़ रही है, क्या ये ज़मीन सही है? क्या ये ज़मीन सही है? ठीक है, अब ये आप क्या कर रहे हो, अब जो आप ये चीज़ कर रहे हो ना, क्या ये ज़मीन सही है, ये आप वेरिफिकेशन कर रहे हो। या फिर आप किसी ऑडिटर, सॉरी ऑडिटर कह रहा हूँ, एडवोकेट के पास में चले जाते हो। ठीक है, उसको जाके उस ज़मीन के क्या, इससे आप फोटोकॉपी ले लेते हो ज़मीन के कागज़ के, इसको जाके क्या करते हो, पेपर्स दिखाते हो कि भैया ये देखो इतने इतने की है, और ऐसे ऐसे करके उस वाले हाईवे पे है, मुझे आप बता दो कि ये ज़मीन सही है कि गलत है। ठीक है, ये पेपर्स वगैरह देखेगा कौन, एडवोकेट। और जब ये पेपर्स देखेगा तो इसको पढ़ने में पता लगेगा, हाँ भाई ये चीज़ सही है, ठीक है, सही है गलत है, ये आपको बता देगा। तो ये जो चीज़ जो आप कर रहे हो, ये चीज़ क्या है, वेरिफिकेशन है। इसी तरीके से, ठीक है, ये तो हो गया आपका पर्सनल लाइफ का। अब इसी तरीके से क्या होता है, ऑडिटर होता है। ठीक है, आपको ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से सोचना है। ये चीज़ मैं आपको वैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन इसलिए समझाई कि आप लोग टेक्निकल लैंग्वेज में ना जा करके मतलब एक सिंपल सी भाषा में समझ जाओ। ठीक है, अब देखो अब क्या होता है कि आपको, आप एक ऑडिटर हो, ठीक है, आप ये हो, ये आपके बाल, कान, ठीक है, आप ये हो। जब आप यहाँ पे आते हो तो आपको यहाँ पे एक मशीनरी दिखाई जाती है। मशीनरी 3 करोड़ की है। ठीक है, मशीनरी 3 करोड़ की है, और आज से 10 साल पहले खरीदी गई थी, 3 करोड़ थी। हर साल डेप्रीशिएशन इस पे कुछ लग रहा है। एसएलएम सोच लेते हैं, ठीक है, एसएलएम सोच लेते हैं, मानो कि 10 लाख का लग रहा है। 10 साल पहले खरीदी गई थी, 10 लाख का तो कितना हो गया, 1 करोड़ रुपीज इसके ऊपर क्या हो गया, डेप्रीशिएशन हो गया। तो आज की इसकी वैल्यू बुक्स में 2 करोड़ थी। आप ऑडिटर हो, आप यहाँ पे आते हो, आप इसकी वैल्यूएशन को सबसे पहले चेक करते हो। ठीक है, वैल्यूएशन को चेक किया तो क्या करते हो, 3 करोड़ की इसकी पहले की वैल्यूज देखते हो, मतलब इसकी रिसिप्ट वगैरह देखते हो, बुक वैल्यूज देखते हो 10 साल पहले वाली। ठीक है, पिछले साल क्या रही थी, फिर डेप्रीशिएशन वगैरह देखते हो, फिर डेप्रीशिएशन को लगाते हो, फिर 2 करोड़ रुपए वैल्यूएशन आपको पता लगे कि हाँ भाई इसकी बुक वैल्यू 2 करोड़ की है। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका वैल्यूएशन हो गया। फिर अब आपका दूसरा काम क्या है कि अब आप जाओगे क्या, इसके रिकॉर्ड्स देखने के लिए, मुझे बिल दिखाओ। भैया 3 करोड़ की मशीन है, बिल फाड़ के कोई नहीं फेंकता। आप अगर एक 10,000 रुपए की कोई भी वॉशिंग मशीन भी खरीदते हो ना, तो उसका भी बिल आपका तब तक रखा रहता है जबकि वॉशिंग मशीन सेल नहीं हो जाती। ठीक है, तो ये तो भी 3 करोड़ की है। ठीक है, इसका बिल दिखाओ। ठीक है, बिल दिखाया, डेट ऑफ परचेज मैच करेगा कि भैया उसी दिन से डेप्रीशिएशन लग रहा है कि नहीं लग रहा। ठीक है, और या फिर क्या करेगा, आपके पोजीशन में है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने बिल कुछ फॉर्जरी बनवा लिया और किसी और की मशीनरी को उठा के ले आए और यहाँ पे लाके सिर्फ और सिर्फ ऑडिटिंग के टाइम पे मशीनरी पुट कर दी और दिखा दिया कि भैया ये देखो मशीनरी है और ये रहा इसका बिल। कहीं ऐसा तो नहीं। तो ये सब चीज़ आपको वेरीफाई करनी पड़ेगी। अब ये तो सिर्फ एक मशीनरी के केस में आपको बता रहा हूँ। इसमें आपके क्या क्या आ सकते हैं, कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स आ सकते हैं, टेंजिबल एसेट्स आ सकते हैं, है ना। आपकी वो वाली चीज़ आ सकती है क्या, जैसे कि आपकी कैश आ गया, बैंक आ गया, मतलब इसमें हर एक चीज़ इंक्लूड हो जाती है आपकी। क्या हो जाती है, हर एक चीज़ इंक्लूड हो जाती है। तो ये एक सिंपल सी चीज़ थी जो आपको समझानी थी। ठीक है, तो आपने समझ ली, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे मूव करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे मूव करेंगे अपनी डेफिनेशंस पे। चलो ठीक है, वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन का बेटा कंसेप्ट समझ में आ गया। वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन का कंसेप्ट समझ में आ गया, क्योंकि ये चीज़ पे ही आज की पूरी क्लास डिपेंड करती है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग अपनी थ्योरी देखते हैं। जो चीज़ ऊपर समझाई है, याद रखना, जो चीज़ ऊपर समझाई है उसको अपने दिमाग में बैठा लो, क्योंकि उसी वाली चीज़ से सारी की सारी चीज़ें अब रिलेट होने वाली है। क्या कहता है, अब वेरिफिकेशन मीन्स द प्रोसीजर्स नॉर्मली कैरिड आउट एट द ईयर एंड। ठीक है, वेरिफिकेशन साल के एंड में की जाती है टू कंफर्म द ओनरशिप, टू कन्फर्म द ओनरशिप, वैल्यूएशन, एग्जिस्टेंस ऑफ आइटम्स एट द बैलेंस शीट डेट। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स वेरिफिकेशन मीन्स प्रोवाइडिंग द ट्रुथ और कंफर्मेशन। सिंपल सी वही चीज है जो अभी आपको ऊपर समझाई है कि वेरिफिकेशन का मतलब ये है कि आप प्रॉपर्टी लेने के लिए गए, उस टाइम पे आपने क्या किया, एडवोकेट के पास में सिर्फ और सिर्फ ट्रुथ के लिए गए हो कि हाँ भैया ये वाले कागज जो हैं ये सही हैं, क्या इस वाली जमीन पे कोई वो तो नहीं, कोई विवाद तो नहीं कि जब मैं खरीद लूँ तो उसके बाद में मुझे कोई दिक्कत हो। ठीक है, तो प्रोवाइडिंग द ट्रुथ और कंफर्मेशन, ये तो बहुत बड़ी चीज़ होगी। लैंड खरीदना तो बहुत बड़ी चीज़ होगी। अगर आप कोई सेकंड हैंड व्हीकल भी खरीदने जाते हो ना, जो कि आपको कितने की देता है, मान लो कि 20,000 रुपये की दे रहा है, 20K की, तो आप उस पर पहले चालान चेक करते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि गाड़ी के ऊपर चालान हो रखा है, ठीक है, ऑनलाइन चालान चेक किया जाएगा। आरसी देखोगे तो आरसी जो देखोगे, चालान जो देखोगे, गाड़ी के परचेज इनवॉइस जो देखोगे,
हाँ, परचेस इनवॉइस जो देखोगे ये क्या होते हैं, ये सारे के सारे हमारे कंफर्मेशन होते हैं कि सर कि ये लैंड जो हमारी जो गाड़ी जो है, ये स्कूटी बाइक जो भी कुछ आप खरीद रहे हो, कि ये वाकई में ओनर की है या नहीं है। ठीक है, ये सब क्या होता है, ये सब वेरिफिकेशन होता है। अब आपने उसका मोल भाव करके उसको 20,000 रुपये की खरीद ली, तो ये क्या थी, ये उसकी वैल्यूएशन थी। ठीक है बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऑडिटिंग भी अपना काम करती है, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन दोनों चीज़ों पे काम करती है। अब वैल्यूएशन की डेफिनेशन थोड़ी बड़ी है, सुनना ढंग से। चीज़ वही है, चीज़ वही है जो चीज़ मैंने आपको बता दी, लेकिन तरीका अलग है। ठीक है, डेफिनेशंस बड़ी होती है ना, थ्योरी बड़ी होती है भाई। क्या कहता है, वैल्यूएशन मीन्स टू सेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एन एसेट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स यूटिलिटी। वैल्यूएशन फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एवरीडे ऑडिट। ठीक है, एवरीडे ऑडिट का ही एक पार्ट है। इट इज बिकॉज द एक्यूरेसी ऑफ बैलेंस शीट डिपेंड्स मच अपॉन हाउ करेक्टली द एस्टिमेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ वेरियस एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैज बीन मेड। ठीक है, वैल्यूएशन आपकी सिर्फ एसेट्स की नहीं होती, वो लाइबिलिटीज की भी होती है। तो ये चीज़ आपको ऑब्वियस सी बात है, वैल्यूएशन हर एक उस चीज़ की होगी जो कुछ भी आपकी कंपनी के बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में है। Both overvaluation and undervaluation of assets and liabilities would exhibit wrong picture of the financial affairs of a concern. The auditor has to see that the assets and liabilities appearing in the balance sheet have been exhibiting their proper value. Is that neither they have been overvalued or undervalued. एक चीज इसमें मैं बता दूं जो आपको नोट डाउन करनी है, ये चीज नोट डाउन कर लो। क्या करो, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, आप वेरिफिकेशन के लिए आपकी ये डेफिनेशन सफिशिएंट है। आप जब भी कभी उसके अंदर पढ़ोगे, ठीक है, किस में पढ़ोगे, इसमें नोट्स के टाइम पे, एग्जाम से टाइम पे पढ़ने के लिए जाओगे तो ये चीज आपको पूरा पूरा कर देगी। ठीक है, इसमें क्या आपको पढ़नी है, वैल्यू ऑफ द एसेट बेसिस ऑफ इट्स यूटिलिटी। ठीक है, वैल्यूएशन फंक्शन इंपॉर्टेंट, ये नहीं इट इज बिकॉज द एक्यूरेसी ऑफ द बैलेंस शीट, ये भी नहीं। ये देखो, इस चीज को नोट डाउन कर लो। ठीक है, अंडर वैल्यूएशन हो चाहे ओवर वैल्यूएशन है, दोनों ही आपके लिए क्या है, घातक है। ठीक है, दोनों ही आपके लिए क्या है, घातक है। तो इन दोनों को ध्यान में रखना और इस चीज को नोट डाउन कर लो। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीजें नोट डाउन कर लो बेटा, नोट डाउन कर लो, क्योंकि अगर आप इन चीजों को नोट डाउन कर लोगे तो आप कभी भी मतलब मात नहीं खाओगे अपनी जिंदगी में। ठीक है, एग्जाम देने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम के लिए तैयार नहीं होना, आपको अपनी लाइफ के लिए भी तैयार होना है। ये अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा जो आपको, अगर आपको कुछ भी जॉब नहीं मिली, मतलब सोचो बस ऐसा, सरकारी जॉब नहीं मिली तो बेटा आप प्राइवेट में भी जाके कहीं पे भी जाके इसे अर्न कर सकते हो। ठीक है, बीएससी की बात अलग है, बीएससी बीए कर लो, उससे आपको फायदा नहीं है। ये एक आपके प्रोफेशनल डिग्री के ही जैसे होती है। ठीक है, आपकी कैसी है, एज अ प्रोफेशनल डिग्री है आपकी अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जिस बच्चे को आ गई ना, वो बच्चा कभी भूखा नहीं रह सकता। ठीक है, और जॉब की तो चिंता मत ही करो बेटा, अकाउंट्स के लिए बहुत जॉब्स हैं। ठीक है, भले ही छोटे से स्टार्ट करनी पड़े, बट बढ़ते बढ़ते चीज़ें बढ़ती हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन मतलब है कि वैल्यूएशन के कुछ मेथड्स होते हैं, वेरिफिकेशन के कुछ ज़्यादा मेथड नहीं होते। वेरिफिकेशन आपको एसेट टू एसेट या फिर लाइबिलिटी टू लाइबिलिटी क्या होती है, डिपेंड करती है और फिर वेरी करती है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, कॉस्ट प्राइस चेक करना है। ये आपकी जो मतलब कंपनी, आपने कुछ भी चीज़ खरीदी थी तो कितने में खरीदी थी। कहीं ऐसा है कि मार्केट में उसकी वैल्यू 1 लाख चल रही है, ठीक है, आप उसको अपने बुक्स में 2 लाख का दिखाते हो कि भैया मैंने 2 लाख की खरीदी थी। तो ये क्या बात हुई, 1 लाख की चीज़ है 2 लाख की क्यों खरीदी। ऑडिटर आपसे क्या पूछेगा, एक्सप्लेनेशन मांगेगा। द प्राइस विच इज पेड फॉर द एक्विजिशन ऑफ एन एसेट इज नोन एज कॉस्ट प्राइस। ऑफ कोर्स द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द परचेस ऑफ एन एसेट एंड इंस्टॉलेशन इन इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो देखो कॉस्ट प्राइस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, चीज़ सबको पता है, अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस परचेज के टाइम पे कोई भी एक्सपेंस हो गया, कोई भी, चाहे वो लीगल हो, इंस्टॉलेशन हो, कोई भी ऐसा चार्ज जो आपको पे करना पड़ेगा किस टाइम पे खरीदते हुए उस वाली चीज़ को, तो वो चीज़ हमारी कॉस्ट प्राइस होती है। ठीक है, हिंदी वाले बच्चों के लिए सुनो, लागत मूल्य, किसी संपत्ति के अधिग्रहण के लिए भुगतान की जाने वाली कीमत को लागत मूल्य के रूप में जाना जाता है। निश्चित रूप से किसी संपत्ति की खरीद और इसकी लागत मूल्य में स्थापना के लिए किए गए खर्च है। ठीक है, मार्केट वैल्यू, अ वैल्यू विच एन एसेट कैन फेच इन द मार्केट व्हेन सोल्ड इज नोन एज टू बी टर्म्ड एज मार्केट वैल्यू। आपने देखो, आपने 1 लाख की चीज खरीदी,
ठीक है, 1 लाख की चीज खरीदी, आप 10 दिन बाद उसको बेचने के लिए जाते हो, कोई आपको 1 लाख रुपए दे देगा? बिल्कुल नहीं देगा। वो आपको कम ही देगा, भले ही वो आपको कितने भी कम दे दे, 90,000 दे दे, 80,000 दे दे, ठीक है, वो सब आपके ऊपर है। बट जितने पे भी आपकी मार्केट की वैल्यू होती है, मतलब कि आपने आज गुड्स को खरीद लिया, कल ही आपकी मार्केट वैल्यू उसकी डाउन हो जाती है। तो जितने में भी आप उसको बेचते हो, वो चीज़ हमारी क्या, मतलब जितनी भी आप उसको बेचने के लिए जाओ, जितनी आपको मिले, वो क्या होती है, हमारी मार्केट वैल्यू कहलाती है। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में डिफरेंशिएशन हो सकता है। मार्केट वैल्यू में, बुक वैल्यू में डिफरेंशिएशन हो सकता है। क्वेश्चन कभी आपसे पूछ ले कि क्या मार्केट वैल्यू और डिफरेंट बुक वैल्यू एक है, तो हमेशा अलग अलग रहेंगी। ठीक है, याद रखना। बुक वैल्यू आपकी ओवर स्टेटेड भी हो सकती है, अंडर स्टेटेड भी हो सकती है, मतलब कि बुक वैल्यू आपकी मार्केट वैल्यू से ज़्यादा भी हो सकती है या फिर कम भी हो सकती है, सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करती है। पर वो सेम हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटीज बहुत ही कम है। फिर हमारा क्या आता है, रिप्लेसमेंट वैल्यू। आपने कभी कभार देखा होगा कि एक ऐसे ऑफर्स चलते हैं। कौन से ऑफर्स बेटा? कि पुराना फोन लाओ, नया फोन ले जाओ। ठीक है, पुराना फोन लाओ, नया फोन ले जाओ। इस तरीके के हमारे जो वो होते हैं ऑफर्स, जो होते हैं, ये क्या होते हैं? ये हमारे रिप्लेसमेंट के ही ऑफर्स होते हैं। तो ऑडिटर को ये भी चीज चेक करनी पड़ती है कि कंपनी ने अगर आपको क्या किया, अगर कोई भी चीज़ रिप्लेस करी, हमने एक एंट्री भी की थी मशीनरी की, ठीक है, जिसमें क्या किया गया था, रिप्लेस किया गया था। तो जब वो चीज़ रिप्लेस की गई थी, तो उस वाले केस में क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने उसको इतना सस्ते में रिप्लेस कर दिया, आपने उसको कहीं इतना सस्ते में रिप्लेस कर दिया कि मतलब उसकी तो वैल्यू खत्म हो गई और आपने उसमें अपना फायदा कर लिया। ठीक है, तो ऑडिटर को आपको ये भी चीज़ें देखनी है कि उसकी रिप्लेस वैल्यू कितनी थी, कितनी क्या हुई है, ठीक है, उसकी कॉस्ट वैल्यू कितनी है, और उसकी कौन सी वाली वैल्यू, उसकी बुक वैल्यू कितनी है, फिर मार्केट वैल्यू जनरली चेक की जाती है। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फिर आती है क्या हमारी बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होती है? अ वैल्यू एट विच एन एसेट अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज नोन एज अ बुक वैल्यू। ठीक है, बुक वैल्यू वो है जिस पर एसेट बुक ऑफ अकाउंट्स में दिखाई जाती है, उसे बुक वैल्यू के रूप में जाना जाता है। यह आमतौर पर लागत कम मूल्यह्रास है, जिसे तब तक लिखा है, जिसे अब तक लिखा गया है। ठीक है, तो अक्सर पता ही है ना आपको बुक वैल्यू कैसी होती है, कि हम लोग कॉस्ट प्राइस में से साल दर साल क्या करते थे, डेप्रिसिएशन माइनस करते रहते हैं। ठीक है, गोइंग कंसर्न वैल्यू और कन्वेंशनल वैल्यू और टोकन वैल्यू और हिस्टोरिकल वैल्यू। अब देखो, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट अगर आपको पता होगा तो ये चीज समझ में आ जाएगी। इट इज इक्वलेंट टू द कॉस्ट लेस रीजनेबल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ, नो नोटिस इज टेकन ऑफ एनी फ्लक्चुएशन इन द प्राइस ऑफ एसेट्स। ठीक है, रीजन फॉर दिस इज दैट दीज एसेट्स आर एक्वायर्ड फॉर द यूज ऑफ बिजनेस एंड नॉट फॉर सेल। हाँ देखो, बहुत ही ज़्यादा एक सुंदर सी चीज़ कही गई, कहीं आगे जगह खाली मिलेगी तो इस चीज़ को समझाऊंगा। बाकी अभी आपको बता, ये वाली डेफिनेशन को याद कर लो बस। ठीक है, याद रखो। रीशेड्यूल वैल्यू, रीशेड्यूल वैल्यू का मतलब क्या होता है? अ वैल्यू विच विल बी रियलाइज्ड इन द मार्केट एंड रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एन एसेट इज नोन एज रियलाइजेबल वैल्यू। एक मूल्य जो बाजार में प्राप्त किया जाएगा और एक परिसंपत्ति की बिक्री से प्राप्त किया जाएगा, इसे इसकी वसूली योग्य मूल्य मूल्य के रूप में जाना जाता है। तो इसका मतलब वो मार्केट वैल्यू वैल्यू का मतलब लगभग एक ही जैसा है। स्क्रैप वैल्यू ये हमने पढ़ा था अपना, एक वो वाली वैल्यू जिसको हम लोग क्या, जब कबाड़े में बेचने के लिए जाएं या फिर एट लास्ट में जब उसको हम खत्म करें, तब उस टाइम पे उसकी वैल्यू कितनी मिलती है। तो देखो, जिस तरीके से अभी क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया रूल निकाला कि आपको कितनी 15 साल कोई भी गाड़ी आप चला सकते हो। ठीक है, 15 साल के बाद में क्या करना है, आपको उसको स्क्रैप करना है। तो आपको पता रहेगा कि आपकी जो गाड़ी है वो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स बनाएगी कि आपकी जो गाड़ी है वो स्क्रैप में, मतलब आपकी 10 लाख की अगर कोई भी गाड़ी है तो वो 1 लाख की जाएगी स्क्रैप में। ठीक है, तो आप सल दर 15 साल के हिसाब से उसको मतलब उसके ऊपर डेप्रिसिएशन अपना लगा सकते हो। तो उसी के बेसिस हम लोग स्क्रैप वैल्यू जानते हैं कि हमारी जो भी वैल्यू उसके कबाड़े में जाएगी। आज की क्लास बड़ी है, दिल थाम के बैठो, दिल थाम के बैठो, कॉपी किताबें लेके बैठो, और अपने किसी भी काम को छोड़ दो। बेटा आज की क्लास समझ में आ गई ना? मतलब लगभग आपको 5 से 10 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। कितने? 5 से 10 क्वेश्चन वैल्यूएशन वेरिफिकेशन से ही पूछता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाता हूँ, उसमें हर बार 15 क्वेश्चन में से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन के ही आ जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखो। फॉर द पर्पस ऑफ कन्वीनियंस वी मे डिवाइड द एसेट्स इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से 3 उसमें डिवाइड करते हैं। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स और फ्लोटिंग एसेट्स। ठीक है, किसकी? पहले हम एसेट्स की बात करेंगे, फिर लाइबिलिटीज की बात स्टार्ट करेंगे। इंटेंजिबल एसेट्स वाले एसेट्स जिनको हम टच नहीं कर सकते, बस उनकी वैल्यू को फील कर सकते। गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स। गुडविल
टाटा का प्रोडक्ट है भैया, ले लो, आंख बंद करके ले लो टाटा का प्रोडक्ट, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिक्स्ड एसेट्स, लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, प्लांट मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गए, फिक्चर्स हो गए, कंप्यूटर हो गया, ठीक है, मेरा लैपटॉप हो गया जिसमें मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, मेरा पीसी हो गया जिसमें मैं आप लोगों की वीडियो देखता हूँ, या फिर मेरा पेन टैब हो गया जिसमें मैं आपके लिए लिखता हूँ, मेरा फ़ोन हो गया, मेरी बुक्स हो गई, ठीक है, ये सब क्या हो गया, ये सब मेरा फिक्स्ड एसेट्स है। मेरी वीडियो चल रही है, मेरी वीडियो चल रही है, मेरी आवाज़ आ रही है, मेरी वीडियो चल रही है, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों के पास में, मतलब कि एक पढ़ाने का एक जरिया आपको मिल रहा है, इस सॉफ्टवेयर में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये सब क्या है बेटा, ये सब का सब इंटेंजिबल एसेट्स है। एसेट्स है मेरे लिए, मेरी आवाज़ मेरे लिए एसेट्स है, मेरी वीडियो आप मेरे लिए एसेट है, ठीक है बेटा। फ्लोटिंग एसेट्स, फ्लोटिंग एसेट्स का मतलब क्या हो गया, कैश इन हैंड हो गया, एट बैंक, मतलब ऐसी चीज़ें जो कि शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएट करती रहती है, ठीक है। आज आपके पास में 100 रुपये एक्स्ट्रा आ गए, कल आपके पास में 1000 रुपये आ गए, 10,000 रुपये हो गए, सेल बढ़ गई, सेल कम हो गई, ठीक है, सन्ड्री लेटर्स हो गए, ईटीसी हो गए, तो ये फ्लोटिंग एसेट्स हो गए, ठीक है। तो इस तरीके आप मूर्त संपत्ति, अचल संपत्ति, अस्थायी परिसंपत्तियाँ, ठीक है, ये सारा का सारा आ जाता है। अब इसकी बात करते हैं, वेरिफिकेशन कैसे होगा, वैल्यूएशन कैसे होगा। हर एक चीज का वैल्यूएशन वेरिफिकेशन अलग है। कितनी चीजें लिखोगे, कितनी चीजें लिखोगे, लिखने की जरूरत नहीं है। इसकी पीडीएफ मैंने आपको बोला है, कल संडे है, कल मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में इसकी वीडियो डाल दूंगा। आप लोगों को करना क्या है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है और उसमें से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। बाकी अब मैं इसमें आपको कुछ छोटी छोटी चीजें बताता जाऊंगा, जो जो चीजें आपको नोट डाउन करनी है, ठीक है, जो जो चीज़ आपको नोट डाउन करनी है एक एक लाइन की। तो सबसे पहले हम इंटेंजिबल एसेट्स की बात करते हैं, तो उसमें हमारी आ जाती है क्या, गुडविल। कैसे लिखोगे, लिखो ऐसे, नोट्स बनाने का एक तरीका होता है, ठीक है। वेरिफिकेशन लिख दो, वेरिफिकेशन आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। जो मैं अभी आपको लाइन बताने वाला हूँ वो यहाँ पे लिखो एक लाइन में, फिर नीचे वैल्यूएशन समझ में आ जाएगी, ये हो गया, ठीक है। इतनी इतनी बड़ी बड़ी थ्योरीज लिखने की जरूरत नहीं है, थ्योरीज कभी भी लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे आप कभी भी नोट्स बनाओ किसी भी सब्जेक्ट के, ठीक है बेटा। इस तरीके से बनाना है और 2 लाइन में खत्म करना है। गुडविल यहाँ पे लिखी, ठीक है, वेरिफिकेशन, वैल्यूएशन, और फिर यहाँ पे वेरिफिकेशन की लाइन, यहाँ पे वैल्यूएशन की लाइन। अब मैं आपको बता देता हूँ, वेयर गुडविल हैज बीन परचेज अलॉन्ग विथ रनिंग बिजनेस, द सेम शुड बी वेरीफाइड विद द एग्रीमेंट ऑफ द वेंडर शोइंग द प्राइस पेड फॉर इट। लिख लो बस। बट when the amount is not specifically fixed, the goodwill is the amount for the purchase of the business over the net assets taken over, ठीक है। अब इसमें चलो आपको 2 लाइनें लिखनी है, तो आप यही लाइन भी इसमें लिख लो। अब देखो, गुडविल 2 तरीके से हो सकती है, या तो आपने परचेज की हो, कैसे कि आपने कोई भी कंपनी को टेक ओवर किया, तो उसके साथ में उसकी गुडविल की भी एक वैल्यू पे करनी पड़ती है, ठीक है, उसके साथ में उसकी गुडविल की भी एक वैल्यू परचेज करनी पड़ती है। तो जो आप गुडविल की वैल्यू परचेज करोगे वो चीज़ उसमें लिख दोगे, ठीक है, अलग से। अब इसमें वैल्यूएशन, वैल्यूएशन में गुडविल शुड बी वैल्यूड एट द कॉस्ट लेस अमाउंट्स रिटर्न ऑफ, बस इतनी सिंपल सी बात है। हमको, आपको याद है ना, याद है ना, आपको पढ़ाया था उस टाइम पे, मैंने आपको बोला था कि जिस तरीके से हमारा डेप्रिसिएशन लगता है फिक्स्ड एसेट्स से, उसी तरीके से हम लोग राइट ऑफ करते हैं क्या, अपने इंटेंजिबल एसेट्स को या फिर फिक्टिशियस एसेट्स को। कैसे एसेट्स को, इंटेंजिबल एसेट्स को या फिर फिक्टिशियस एसेट्स को, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, राइट ऑफ या फिर रिटर्न ऑफ भी कह सकते हैं, ठीक है बेटा। याद रखना, फिक्स्ड एसेट्स के लिए डेप्रिसिएशन, इंटेंजिबल एसेट्स या फिर फिक्टिशियस एसेट्स के लिए क्या लगेगी, रिटर्न ऑफ या फिर राइट ऑफ करते हैं। हिंदी वाले बच्चे मेरे क्या करेंगे, इसे विक्रेता के साथ किए गए समझौते या सत्यापित किया जाना चाहिए, ठीक है। जो भी कोई आपने विक्रेता के साथ में समझौता किया है उससे परचेज करने के लिए, उसके साथ में क्या करना है, आपको सत्यापित करना है ये, ठीक है। अगर विशेष रूप से नहीं है तो सद्भावना वह राशि है जो व्यवसाय के खरीद के लिए शुद्ध संपत्ति पर कब्जा कर ली गई, और आपको मूल्यांकन या वैल्यूएशन के लिए पूरी पूरी वाली लाइन लिख देनी, ठीक है बेटा। इस तरीके से नोट्स बनाने हैं, पूरी पूरी चीजें नहीं लिखनी, पूरी पूरी चीजें लिखोगे यार, पेपर में रिवाइज कैसे करोगे, पेपर से आधा घंटा बचा हुआ है, हाँ, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर खड़े हुए, रिवाइज करना है, कैसे करोगे। अब आता है क्या, हमारे पेटेंट्स, सुनो एक मिनट, पेटेंट्स, ठीक है। पेटेंट्स क्या होते हैं, हमको 20 साल के लिए मिलते हैं। आपने कोई भी एक ऐसी रिसर्च कर दी जो आपके इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा उपयोगकारी है, और आपने उस पर बहुत ज़्यादा पैसा लगाया हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा लगाया, तो आपको एक अधिकार मिल जाता है कि आप इसको 20 साल तक यूज़ करो। अगर आप चाहो तो पेटेंट सेल भी कर सकते हो किसी को भी,
तो इस वाले केस में देखो क्या होता है, आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। द ऑडिटर शुड एग्जामिन द पेटेंट्स विद द हेल्प ऑफ द सर्टिफिकेट विच हैव बीन ग्रांटेड सच पेटेंट राइट्स। ठीक है, ये चीज बहुत ज्यादा ऑब्वियस सी है, ये चीज हमेशा दिमाग में रहेगी। अब आपको नोट डाउन क्या करना है जो भूल सकते हो। द ऑडिटर शुड ऑल्सो इंश्योर दैट द पेटेंट्स आर रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ द क्लाइंट। ठीक है, एक तो सबसे पहले सर्टिफिकेट आपको चाहिए उस चीज का, और आपको क्या चाहिए, उस क्लाइंट के नाम पे वो चीज रजिस्टर हुई होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है मेरे बेटो, बच्चों, समझ में आ रही है। अब आता है क्या हमारा वैल्यूएशन। वैल्यूएशन में क्या होता है, पेटेंट्स मस्ट बी वैल्यूड एट लेस कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। ठीक है, कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन लिख दे या फिर रिटर्न ऑफ लिख दे, तो दोनों चीज आपकी एक ही जैसी हो जाएंगी। द पेटेंट शुड बी रिटर्न ऑफ इन पीरियड ऑफ 16 ईयर्स आफ्टर विच द राइट्स ऑटोमेटिकली लैप्सेस अनलेस द टर्म इज एक्सटेंडेड। इस चीज को याद रखो, इस चीज को याद में रखना, नोट कर लो स्टार बना के कि 16 ईयर्स, ठीक है, कितना 16 साल तक आपकी डेप्रिसिएशन लगनी चाहिए, फिर उसके बाद में लैप्स कर जाना चाहिए वाला पीरियड। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे नोट बना के ये नहीं पूरी पूरी लाइन नहीं लिखनी बेटा, 16 ईयर्स लिख लेना है। ठीक है, 16 ईयर्स अगर आपको समझ में आ गया है तो समझ में आ जाएगा। 16 ईयर्स में क्या करना है, राइट ऑफ कर देना उस वाली चीज को। सत्यापन, ठीक है, सत्यापन करते हुए क्या करना है आपको बेटा, ये चीज लिखनी है कि प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, और यहां से लिख लेनी है लेखा परीक्षक को यह भी सुनिश्चित करना है कि चाहिए कि पेटेंट ग्राहक के नाम पर पंजीकृत है। और लास्ट में यहाँ पे क्या लिखना है, पेटेंट को 16 वर्ष की अवधि में बट्टे खाते में डाल दिया जाना चाहिए। ठीक है, ये चीज, और एक ये वाली लाइन को लिख लो, बस इतना इतना लिख लो। ठीक है, बाकी समझ में आ रहा होगा, इजी सी है लाइंस जो है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें आपको कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि इसमें वेरिफिकेशन कैसे होगा, वैल्यूएशन कैसे होगा। बाकी सुनो यार, एक और चीज़ है, इसकी एक टेबल होती है। ठीक है, वो टेबल बड़ी ज़्यादा इजी होती है, तो वाली टेबल मैं आपकी इसमें डाल दूंगा, कि इसमें पीडीएफ जब डालूंगा ना कल आप लोगों के लिए ग्रुप में, तो उस वाले पीडीएफ उसमें डाल दूंगा आप लोग। ठीक है, कॉपीराइट्स वेरिफिकेशन होगा कॉपीराइट्स का कैसे, इन वेरीफाइंग द कॉपीराइट्स ऑडिटर शुड इंस्पेक्ट द एग्रीमेंट बिटवीन ऑडिटर एंड द पब्लिशर। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। फिर जनरली द वैल्यू ऑफ द कॉपीराइट इज नॉट स्टेबल बिकॉज कॉपीराइट्स लूज देयर वैल्यू बाय पैसेज ऑफ टाइम इन द बैलेंस शीट। कॉपीराइट मस्ट बी शोन अ कॉस्टलेस अमाउंट रिटर्न टाइम फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, तो कॉपीराइट कैसी, सॉरी, कॉपीराइट हमारा कैसा होना चाहिए बेटा, जो टाइम टू टाइम क्या हो, डेप्रिशिएट हो या फिर रिटर्न ऑफ किया गया हो। ये तो एक ही लाइन है, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है बेटा, हिंदी में ये चीज लिख लेना, और इंग्लिश में क्या लिखना है आपको, देखो एक बैलेंस शीट में। ठीक है, बैलेंस शीट से लिख लो, कोई बड़ी लाइन नहीं, एक ही लाइन बनेगी आप लोगों की, तो इस चीज को नोट डाउन कर लेना। जितना भी येलो करता जा रहा हूँ बेटा, जितना भी येलो करता जा रहा हूँ, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, चलो ये चीज खाली मिली, एक चीज समझानी थी ना आपको, कौन सा ली थी, गोइंग कंसर्न के हिसाब से समझाना था, हाँ। तो देखो, गोइंग कंसर्न ये कहता है कि आपका बिजनेस जो है, ठीक है, वो साल दर साल चलता रहेगा, मतलब कि जिंदगी भर चलता रहेगा, वो कभी भी स्टॉप नहीं होगा, है ना। यही चीज कहते हैं ना कि आपका बिजनेस जो है वो आपने स्टार्ट किया है, तो उसकी वैल्यू लाइफ जो है वो कैसी है, अनलिमिटेड है, या फिर कोई भी अनडिफाइंड लाइन लाइफ है। ठीक है, उसकी लाइन को, लाइफ को कभी आप डिफाइन नहीं कर सकते कि मैं 20 साल तक बिजनेस करूंगा और फिर छोड़ के भाग जाऊंगा, अनलेस और अनटिल कोई वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए उस चीज को बनाया गया हो। तो ये कहता है कि आपकी जो मशीनरी जो है, ठीक है, आपकी जो मशीनरी जो है, जो आपने परचेज की है, उसका आप ये सोच के परचेस नहीं करते हो कि मैं उसको 3 साल बाद सेल कर दूंगा, ठीक है, 3 इयर्स बाद सेल कर दूंगा। तो मेरी जो मशीनरी जो है वो साल दर बस साल मेरी बुक्स में चलती जा रही है, वो इसलिए चलती जा रही है क्योंकि मैं गोइंग कंसर्न को फॉलो करता हूँ। क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है, मैंने कितनी बार ही ये वाला क्वेश्चन देखा है कि कोई भी एग्जाम पूछा जाता है, देखो वो आपका सेबी पूछा गया हो, अभी ईपीएफओ पूछा गया हो, तो उसमें भी ये चीज़ पूछी जाती है कि मशीनरी के ऊपर आपकी डेप्रिसिएशन जब हम लगाते हैं तो वो किस कंसेप्ट के बेसिस पे लगाते हैं। तो वो जो हमारा कंसेप्ट जो रहता है बेटा, वो हमारा कंसेप्ट जो रहता है वो हमारा रहता है कौन सा, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। कौन सा रहेगा मेरे बेटो, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना, क्वेश्चन आपसे इसमें ही पूछ सकता है, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछा जाएगा, उसमें से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चले आगे। अब क्या आते हैं हमारे ट्रेडमार्क्स। तो ट्रेडमार्क्स हमारे क्या होते हैं, ठीक है,
Trademarks can be verified by examining the assignment deed duly endorsed by the Office of the Registrar of Trademark. देखो, जब मैं आपको ये चीज़ पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको ये चीज़ समझ के चल रहा हूँ कि आपको इन सब के मीनिंग पता है। ठीक है बेटा, पता है ना? In case they have been purchased from others, the auditor should vouch the expenditures incurred in connection with their acquisition. ठीक है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन फीस होगी, पेमेंट मेड टू डिजाइनर्स हो गया, ETC जो भी कुछ है वो सब कुछ। ठीक है, तो ट्रेडमार्क किस पे डिपेंड करेगा? हमारे असाइनमेंट डीड के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, जो कि क्या हमारे रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क से मतलब असाइन होनी चाहिए। तो ये चीज़ ऑब्वियस सी बातें हैं कुछ कुछ कि मतलब वो चीज़ रजिस्ट्रार के साथ में रजिस्टर होनी चाहिए। हमारे जैसे पेटेंट्स है तो पेटेंट्स की लाइफ इतनी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमारी ऑब्वियस सी हैं, तो ये चीज़ हम लोग ध्यान में रखेंगे अपने। फिर इसका वैल्यूएशन कैसे होता है? द वैल्यूएशन मेथड इज मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ ट्रेडमार्क्स। इट शुड बी सीन दैट द ट्रेडमार्क्स आर प्रॉपरली वैल्यूड। ठीक है, वैल्यूड एंड शोन इन द बैलेंस शीट। तो इसकी तो सिंपल सी यही वाली बात कह दी गई है। ठीक है बेटो, अब आते हैं क्या हमारे फिक्स्ड एसेट्स। ऊपर वाले हमारे इंटेंजिबल हो गए थे। फिक्स्ड एसेट्स मतलब कि इनकी बात हो रही है किसकी? जो कि हमारे फिक्स है, मतलब कि 1 साल से ज़्यादा के चलेंगे। तो फिक्स्ड एसेट्स, इनको हम टेंजिबल एसेट्स के नाम से भी जान रहे हैं अभी। ठीक है, अभी हमने टेंजिबल एसेट्स इनको लेना है। तो देखो, फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग। जब हमारी कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग होगी तो उसका हम लोग वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? द ऑडिटर शुड एग्जामिन द टाइटल डीड्स। ठीक है, टू इंश्योर दैट दे आर नेम ऑफ द क्लाइंट। क्लाइंट मतलब आपकी जो बिजनेस जो है उसके नाम पे होना चाहिए। एनी एडिशन और सेल ड्यूरिंग द ईयर शुड बी केयरफुली एग्जामिन। ठीक है, आपकी कोई भी लैंड थी, लैंड है, बिल्डिंग है, कोई भी चीज़ है, आपकी लैंड है। ठीक है, ये मानो इतनी बड़ी लैंड है आपकी, बहुत बड़ी लैंड थी, आपने इतने में अपना बिजनेस कर रहे थे, आपने सोचा इतनी बहुत दिनों से पड़ी हुई है, पैसों की जरूरत है, आपने क्या किया, इसको सेल कर दिया। ठीक है, तो एग्जाम ऑडिटर को ये भी चीज़ चेक करनी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि साल में उसको इतनी चीज़ को सेल कर दिया लेकिन अभी भी आप क्या कर रहे हो, अभी आप अपने उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा रहे हो। ठीक है, तो इस चीज़ को भी देखना है ऑडिटर को, कब वेरिफिकेशन करते हुए। ठीक है, टाइटल डीड्स देखनी कि आपके नाम पे है या नहीं है। फिर हमारी क्या आती है? वैल्यूएशन। अब देखो, वैल्यूएशन इसकी थोड़ी बड़ी है। Freehold land being is not depreciable asset is generally shown at cost, which includes the purchase price, broker's commission, registration fees, legal charges, etc. Any payment made to municipality, corporation. फ्री होल्ड लैंड पड़ी हुई मतलब कि आपकी लैंड जो पड़ी हुई अभी तक इसके ऊपर कुछ भी बना नहीं हुआ। तो मैंने आपको बताया था कि लैंड के ऊपर कभी डेप्रिशिएशन नहीं लगता क्योंकि इसके ऊपर नॉर्मल वियर एंड टीयर जो कि और एसेट्स के ऊपर होता है वो चीज़ नहीं होती। ठीक है, एनी पेमेंट्स मेड टू म्यूनसिपैलिटी, कॉर्पोरेशन, इंप्रूवमेंट, ट्रस्ट और डेवलपमेंट चार्जेस शुड बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट। आपने देखो, जब आप कोई भी लैंड को रजिस्टर करवाते हो अपने नाम पे तो आपको इस पर बहुत कुछ चीज़ें पे करनी पड़ती हैं, है ना? पे करनी पड़ती है ना, रजिस्ट्रेशन फीस हो गया, नोटरी ऑफिस में जाना पड़ता है आपको, और क्या करवाना पड़ता है, एनओसी लेनी पड़ती है। ठीक है, या फिर आपको म्यूनसिपैलिटी को, अगर आप म्यूनसिपैलिटी के अंडर में आती है तो उस चीज़ के ऊपर आपको फीस के पे करनी पड़ेगी। अगर आपको घर बनवाना है उसके ऊपर, ठीक है, तो आपको उसको कौन सी एग्रीकल्चर लैंड सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। तो इस तरीके से होता है, आप एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर घर नहीं बनवा सकते, एक चीज़ को ध्यान में रखना। ठीक है, तो आपको उसके पहले सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, मतलब उसको कन्वर्ट करवाना पड़ता है किससे? एग्रीकल्चर लैंड से नो एग्रीकल्चर लैंड में। और इंप्रूवमेंट, ट्रस्ट और डेवलपमेंट इट, तो ये सारी जितनी आप चीज़ें इसमें पे करोगे ये सारी की सारी चीज़ें इसकी कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएंगी। इफ मार्केट रियलाइजेबल वैल्यू इज टेकन एज बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ फ्री होल्ड लैंड देन द सेम शुड बी डिस्क्लोज्ड क्लियरली इन द बैलेंस शीट। ठीक है, आपने मार्केट रियलाइजेबल वैल्यू पे अगर ली है तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें क्या करनी है, उसमें शो करनी है, किसमें? अपनी बैलेंस शीट में। ठीक है बेटा, तो हिंदी में भी सेम टू सेम वही वाली चीज़ें हैं। कोई भी चीज़ आप उसके ऊपर कमीशन वगैरह पे कर रहे हो, म्यूनसिपैलिटी को पे कर रहे हो, मतलब नगर निगम को, या फिर कोई भी ट्रस्ट को, उसके लिए वैल्यू पे कर रहे हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें उसकी कॉस्ट में इंक्लूड होंगी वैल्यूएशन के टाइम पे। अब क्या आता है हमारा वैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग्स। ठीक है, ऊपर देखो दो चीज़ें थी, वैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड के टाइम पे हमको फ्री होल्ड लैंड है तो उसमें कभी भी उसकी मतलब कि डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं लगती जनरली। ठीक है, जब हम बात करते हैं किसकी? अपनी बिल्डिंग की। लेकिन एक चीज़ याद रखना, मुझे नीचे कमेंट करना, अगर आपने लैंड तो खरीद ली, ठीक है, लैंड खरीद ली, लेकिन लैंड आपने किस लिए खरीदी है? माइनिंग के पर्पज से खरीदी है। आपका पर्पज क्या था? माइनिंग का। तो क्या उसके ऊपर डेप्रिसिएशन या फिर रिटर्न ऑफ कुछ भी ऐसी कोई चीज़ लगेगी? मुझे नीचे कमेंट में बताना। कमेंट, लाइक कर दो वीडियो को। ठीक है बेटा, याद दिला रहा हूँ, लाइक कर दो। वैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग्स। बिल्डिंग शुड ऑलवेज बी वैल्यूड एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन एट अ रीजनेबल रेट।
बिल्डिंग की जब हम बात करते हैं तो उसका कॉस्ट में से हमको डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, बट जब हम लैंड की बात करते हैं तो उसको हम लोग कॉस्ट प्राइस पे ही लिख सकते हैं। ठीक है, उसका हमको राइट ऑफ वगैरह करने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ लैंड की बात करता हूँ। ठीक है, माइंस हो गई, या फिर क्या हो गया, ऑयल वेल्स हो गए आपके, मतलब कि उसके तेल के कुएं हो गए। ठीक है, डायमंड की खाने हो गई आपकी, डायमंड की माइंस हो गई। ठीक है, कोल की माइंस हो गई। इन सब चीज़ों की बात नहीं कर रहा, जब मैं लैंड की बात करता हूँ, लैंड की बात मतलब आपकी सीधी सीधी खाली जमीन पड़ी हुई है जिस पे आप अपने घर बिल्डिंग कुछ भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। एक्चुअली द मार्केट और रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, देयरफॉर इट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल वैल्यू इन द बिल्डिंग्स। ठीक है, इट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट्स क्यों कह दिया इसने यहाँ पे, इट शुड नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट्स होगा क्योंकि हमको अपनी किस पे, बुक वैल्यू पे करना है, ना कि मार्केट वैल्यू पे करना है। ठीक है, तो इस चीज को करेक्ट करना, तो यहाँ पे एक चीज ऐड कर लो। ठीक है, मिटा रहा हूँ, इट शुड नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट होगा, इट शुड नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट्स होगा। ठीक है, नॉट बी, क्योंकि अच्छा एक चीज हो सकती है, देखो अगर हम लोग इसी वाली डेफिनेशन के हिसाब से जाएं तो आपके ऑडिटर को ये चीज ध्यान में रखनी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मार्केट वैल्यू पे लगा दिया, रियलाइज्ड वैल्यू पे लगा दी कि भैया मेरी तो बिल्डिंग की कीमत आज 2 करोड़ रुपीस हो गई, जो कि पहले 1 करोड़ रुपीस थी बुक में, तो मैं इसको 2 करोड़ रुपीस में लिख देता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं करना, आपको बुक्स वैल्यू, मार्केट वैल्यू को, रियलाइज्ड वैल्यू को बुक्स में नहीं शो करना। ठीक है बेटा, समझ में आ गई चीजें। अब आती है कि हमारी लीज होल्ड प्रॉपर्टी। द ऑडिटर शुड इंस्पेक्ट द लीज एग्रीमेंट टू फाइंड आउट द वैल्यू एंड ड्यूरेशन। द ऑडिटर शुड सी दैट द लीज एग्रीमेंट इज रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार एंड द सर्टिफिकेट टेस्टिंग द वैलिडिटी ऑफ द सेम। ठीक है, रजिस्ट्रार के साथ में आपने क्या रजिस्ट्रेशन किया है, ये सब चीजें उसमें आएंगी। द ऑडिटर शुड सी द लीज ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, आपको लीज एग्रीमेंट देखना है कब, जब आपने लीज होल्ड प्रॉपर्टी ली है तो। वैल्यूएशन, लीज होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग्स आर टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन विच शुड बी सफिशिएंट राइट्स इट ऑफ कंप्लीटली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लीज। ठीक है, तो आपको देखो क्या करना है, जब आपने लीज का कोई पीरियड लिया तो लीज का पीरियडेशन जनरली जनरली अगर हम बात करें तो 5 साल के लिए माना जाता है। ठीक है, 5 ईयर 1 ईयर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है खैर, लेकिन जनरली हम लोग उसको 5 ईयर के लिए लेते हैं। तो जैसा आपने 1 लाख रुपए का लीज पे लिया है, तो आपको क्या करना है, लीज ड्यूरेशन में क्या करना है, उसको खत्म करना है। तो अब आप हर साल कितना 20,000 रुपये इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते जाओगे। ठीक है, तो लीज लीज का जो राइट ऑफ जो वैल्यू है वो लैंड के ऊपर भी लगेगी बेटा, और बिल्डिंग्स के ऊपर भी लगेगी, बट अगर आपकी खुद की कोई भी प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी। ठीक है, क्योंकि देखो 5 साल बाद तो आपकी जो लैंड के ऊपर जो स्वामित्व जो अधिकार है, मतलब ओनरशिप जो है वो क्या होगी, वो तो खत्म हो जाएगी, है ना। तो इस वाले केस में हम लोग क्या करते हैं, लैंड को और बिल्डिंग्स को अलग अलग तरीके से पे करते हैं। अब आती है बात किसकी, प्लांट एंड मशीनरी की। प्लांट एंड मशीनरी हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं, टेंजेबल एसेट्स हैं, तो इनका किस तरीके से हम लोग करते हैं, देखो वेरिफिकेशन किस तरीके से होगा। ऑडिटर शुड कमेंस द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन by obtaining a schedule of plant and machinery certified by responsible officer of the concern। ठीक है, इसमें वो सारी चीज़ें नहीं है कि हमको कौन से बिल देखने हैं, वो सब चीज़ें मैं आपको इसमें डाल दूंगा एक टेबल। ठीक है, वो सब चीज़ें उसमें इंक्लूड होंगी। तो वेरिफिकेशन करते हुए देखो, वेरिफिकेशन करते हुए उसको क्या करना है, सबसे पहले तो वेरीफाई करना है किसका, प्लांट एंड मशीनरी का। 1 मिनट में आपको बता ही देता हूँ कि आपको क्या करना है, नोट डाउन उसमें करते जाना। एक मिनट रुको, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ मैं, ताकि मैं आपको नीचे लिख लिख के भी बताता रहूँ इसमें। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, अपने वैल्यूएशन ऑफ अपने प्लांट एंड मशीनरी की। ठीक है, तो ऑडिटर जब भी अपने प्लांट और मशीनरी को लेने के लिए जाएगा, मतलब कि उसकी ऑडिटिंग करने के लिए जाएगा, तो उसमें देखो उसको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी, क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछता है। हालांकि मैं आपको उसमें डालने वाला था पीडीएफ में, बट मैं आपको यहाँ पे बता ही देता हूँ। ठीक है, तो जैसे लैंड एंड बिल्डिंग की अगर करने के लिए गया है, लैंड एंड बिल्डिंग की अगर करने के लिए गया है तो उसको एग्जामिन तो करनी है, टाइटल डीड्स वगैरह, उसके साथ साथ में 1 लिख लो। सबसे पहले लिखो क्या, एग्जिस्टेंस एंड क्या, ओनरशिप। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था और मैंने आपको ये क्वेश्चन उसमें भी करवाया था अपनी क्लासेस में भी। पोजीशन एंड डिटरमाइन लेंस। ठीक है, 3 में क्या होता है हमारे, वैल्यूएशन एंड डिस्क्लोजर। ठीक है, तो ये तीनों चीजें इसको चेक करने का, जब वो अपनी लैंड एंड बिल्डिंग के लिए जाता है उस टाइम पे।
ठीक है, ठीक है बच्चों। अब वैल्यूएशन हो गया इसका, ठीक है। अब हम किसकी बात करते हैं, तो लैंड एंड बिल्डिंग की मैंने आपको समझा दिया। लीज होल्ड प्रॉपर्टी की भी वही चीज होंगी। जब हम बात करते हैं किसकी, अपनी प्लांट एंड मशीनरी की, तो उसको देखो सबसे पहले तो ये देखना, वेरीफाई करना है उन सब चीजों को, ठीक है। वैल्यूएशन के लिए क्या करना है उसको, फॉर वैल्यूएटिंग द प्लांट एंड मशीनरी द ऑडिटर शुड प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ ईच मशीन फ्रॉम द प्लांट रजिस्टर एंड शुड गेट द लिस्ट सर्टिफाइड बाय द वर्क मैनेजर्स, ठीक है। द ऑडिटर शुड see the plant and machinery account as shown in the balance sheet at cost less depreciation। कॉस्ट में से क्या करना है हमको, लेस करने का डेप्रिसिएशन, ठीक है। आफ्टर मेकिंग वैल्यू मेकिंग प्रॉपर एडजस्टमेंट रिगार्डिंग न्यू परचेज ऑफ द मशीनरी एंड सेल ऑफ ओल्डर मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। आपने कोई भी सेल परचेज की है ड्यूरिंग द ईयर में, वो सब चीज़ें भी ऑडिटर को ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, नीचे जगह खाली है कहीं पे, ठीक। तो देखो, तो इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो सबसे पहले क्या चाहिए, एग्जिस्टेंस। कोई भी आपका एसेट्स है, ठीक है, एसेट है कोई भी आपका, तो उसके लिए आपको ओनरशिप चाहिए ही चाहिए। सेकंड में आपको क्या चाहिए, पोजीशन, ठीक है, कि आपके पास में मशीनरी होनी चाहिए, पोजीशन एंड लेन। थ्री में क्या कहते हैं हम लोग, वैल्यूएशन एंड डिस्क्लोजर, ठीक है। मतलब हर एक चीज, कोई जो भी कोई चीज आपकी, उसको क्या किया होनी चाहिए, सॉरी रुको, इसकी स्पेलिंग सही से लिख दो क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, राइटिंग बहुत गंदी है, अब मैं उसको सुधार भी नहीं सकता, ठीक है। तो अगर आप लोग उसके हिसाब से मैनेज करो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। ये वैल्यूएशन लिखा हुआ है मैंने, ठीक है बेटा। तो ये क्या होता है हमारे, ये प्लांट एंड मशीनरी के लिए होते हैं। एंड एक के लास्ट में क्या होगा हमारा, वैल्यूएशन एंड डिस्क्लोजर। तो वैल्यूएशन और डिस्क्लोजर देखो हमको दो चीज़ों से देखना है, ठीक है, दो तरीके से देखना है। कि एक तो हो गया कि हमने अपने कॉस्ट के हिसाब से उसको वैल्यूएट कर रखा है। कॉस्ट के हिसाब से बोले तो मतलब कि हमने कॉस्ट इतने में खरीदी थी, माइनस डेप्रिसिएशन कर दिया। दूसरी चीज ये बात बोलती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उसकी मार्केट वैल्यू लगा के बैठे हुए हैं और उसमें से डेप्रिसिएशन कर रहे हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है हमको, सिर्फ और सिर्फ अपनी कॉस्ट पे ध्यान रखना पड़ता है। क्वेश्चन में कभी आपसे पूछ लिया जाए कि आपके कॉस्ट प्राइस इतनी दे रखी है, मार्केट वैल्यू इतनी दे रखी है, बुक वैल्यू इतनी दे रखी है, ठीक है, और ये सब चीज़ें दे रखी हैं। तो अब आप मुझे बताओ सर कि आपको कौन से लिए आपको ऑडिटिंग के टाइम पर लोगे, तो आप लोग बुक वैल्यू लोगे। बुक वैल्यू नहीं गिवन है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन दे रखा है। कॉस्ट माइनस देखो, कॉस्ट होती है कि जितने में आपने खरीदी, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखो। कॉस्ट वैल्यू होती है जितने में आपने खरीदी। बुक वैल्यू होती है क्या, कॉस्ट वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। और मार्केट वैल्यू क्या होती है, जो भी कोई आपकी मार्केट में चल रही है, ठीक है। तो ये कुछ हमारी वैल्यूज होती हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है बेटा। प्लांट एंड मशीनरी समझाया। अब क्या आते हैं हमारे फ्लोटिंग एसिड्स। फ्लोटिंग एसिड्स हमारे कौन से होते हैं, जो कि मतलब चेंज होते रहते हैं। जैसे कि चेंज कैसे होते हैं, जैसे कि हमारा आज कैश इतना है, कल कैश इतना होगा। हर दिन कैश तो हमारा हर दिन चेंज होता है ना बेटा, कैश हमारा कैसे होता है, हर दिन चेंज होता है, ठीक है। तो उसमें हमको क्या देखना है, वेरीफाई कैसे होगा। द ऑडिटर शुड वेरीफाई द कैश इन हैंड बाय एक्चुअली काउंटिंग इट ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। तो कैश इन हैंड के लिए हमको क्या देखना है, एग्जिस्टेंस देखनी है, नोट डाउन करते जाओ। एग्जिस्टेंस दिखनी है, ओनरशिप, अगर आपके पास में कैश पड़ा हुआ तो भैया ओनरशिप होगी होगी, ठीक है। एंड पोजीशन, वही सब चीज़ें हैं हर एक चीज़ की, ठीक है। वैल्यूएशन देखनी है। इसमें वैल्यूएशन तो क्या ही होगा यार, वैल्यूएशन का तो कोई मतलब नहीं होता ना कैश इन हैंड में, क्योंकि जो आपके कैश है उसकी वैल्यू तो उतनी होगी। बट हाँ, ये चीज़ हो सकती है क्या, डिस्क्लोज करना, ठीक है। डिस्क्लोजर बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपने चीज़ों को डिस्क्लोज किया होना चाहिए। कैश एट बैंक है, ठीक है। कैश एट बैंक के लिए क्या करेगा, वेरीफाई करेगा क्या, कैश एट बैंक, ठीक है। वन इसको लिख लो, कंपेयरिंग द बैलेंस शोन, ठीक है। टू इसको लिख लो, क्या करेगा, कंपेयरिंग द बैलेंस शोन इन पासबुक एंड द कैश बुक करेगा। इन वेरीफाइंग द बैलेंस शीट द ऑडिटर शुड प्रिपेयर द बीआरएस, ठीक है। बीआरएस बनाना जरूरी, ठीक है बेटा। इस चीज़ को ध्यान में रखना, बीआरएस बनाना जरूरी है। हिंदी की अगर हम बात करें तो हाथ में नकद, जिसको हम कैश इन हैंड कहते हैं, ठीक है। तो उसमें आप लोग लिख लेना एग्जिस्टेंस, ओनरशिप, पोजीशन एंड डिस्क्लोजर। तो दो चीज़ें हमारी होगी थी, तीन चीज़ें हैं सॉरी इसमें, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें तो इसकी 1, 2 एंड 3 बीआरएस भी बनाना इसमें जरूरी है, ठीक है बेटा। स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड की जब हम बात करते हैं तो हमारे स्टॉक इन ट्रेड का मतलब हो गया कि हम लोग जिस चीज़ को क्या करने वाले अपने सेल परचेज, मतलब कि हमारा जो है स्टॉक चलता है, ठीक है। स्टॉक इन ट्रेड का हम लोगों को थोड़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो देखो वेरिफिकेशन जब हम करेंगे, ठीक है, वेरिफिकेशन अगर हम करेंगे किसका, स्टॉक इन ट्रेड का बेटा, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है हमारा कि इट इज प्रैक्टिकल इम्पॉसिबल टू फिजिकली वेरीफाई ईच आइटम ऑफ स्टॉक इन है,
ठीक है। जब हम वेरिफिकेशन करने के लिए जाते हैं तो ये चीज़ थोड़ी मुश्किल हो जाती है, क्या कि हमारा जो मतलब एक एक चीज़ को काउंट करें, एक ही चीज़ को देखें। तो इस वाले केस में हमारा क्या होता है, therefore the auditor should has to rely upon the test checks to ascertain the accuracy of stock in trade। ठीक है, तो ऑडिटर को इसमें उसके ऊपर भरोसा करना पड़ता है, जो कोई भी हमको बुक्स वगैरह दिखाई गई हैं, ठीक है, उसके ऊपर। नहीं तो हमारी एक लिस्ट होती है, वो वाली लिस्ट जो होगी और किसकी, आपकी इसकी स्टॉक इन ट्रेड की, ठीक है, ये वाली लिस्ट मैं आपकी उसमें डाल दूंगा और पीडीएफ में डाल दूंगा। जब ये वाली चीज़ डालूंगा तो उस टाइम पे आपको ये चीज़ देख लेनी होगी, ठीक है बेटा। फिर हमारा क्या था इसका वैल्यूएशन। अब वैल्यूएशन कैसे होगा, तो वही चीज़ है इसकी भी सेम टू सेम, कि द स्टॉक इन ट्रेड बिंग फ्लोटिंग एसेट, ठीक है, फ्लोटिंग एसेट है, शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। तो इस चीज़ में ध्यान में रखना, फिक्स्ड एसेट्स हमारे होंगे उस वाले केस में हम लोग क्या अपनी सिर्फ और सिर्फ बुक वैल्यू को लेकर चलते हैं। बट जब हमारा क्या होगा, स्टॉक इन ट्रेड होगा, तो उसमें से कॉस्ट प्राइस या फिर मार्केट प्राइस जो भी कुछ लेस होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उसके हिसाब से हम लोग अपने उसको वैल्यूएट करेंगे, ठीक है बेटा। समझ में आ गई इतनी चीज। स्टॉक इन ट्रेड मैंने कल आपको पढ़ाया था ना, वाउचिंग के टाइम पे, है ना। वाउचिंग के टाइम पे मैंने आपको स्टॉक्स पढ़ाए थे, कैसे कि आपको परचेज बुक्स देखनी है, सेल्स बुक देखनी है, ठीक है, परचेज बुक में क्या क्या देखना है, सेल्स बुक में क्या क्या देखना है, तो ये सब मैं उसमें डाल दूंगा। द कॉस्ट प्राइस कैन बी कैलकुलेट। आप कॉस्ट प्राइस के कुछ अपने मेथड्स हैं, कैसे यूनिट कॉस्ट मेथड, आपको मेथड्स में नहीं जाना, ठीक है, मेथड्स में नहीं जाना, मेथड्स नहीं पूछेगा, बट हाँ याद कर लो, नोट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। एवरेज कॉस्ट मेथड हो गया, फीफो हो गया, लीफो हो गया, हीफो हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ आपने पढ़ी हुई होंगी। बेस स्टॉक मेथड हो गया, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड हो गया, या फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड हो गया, ठीक है, ये सारे हमारे मेथड्स होते हैं। तो आपको मेथड्स नहीं पढ़ने, आपको सिर्फ और सिर्फ उनको ध्यान में रखना है। अब आता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का हम लोग वैल्यूएशन किस तरीके से करेंगे। इन्वेस्टमेंट हमारी क्या है, एक एसेट है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आपकी कौन से लिए एसेट हो सकती है, इन्वेस्टमेंट आपकी शॉर्ट टर्म की भी हो सकती है और आपकी लॉन्ग टर्म की भी हो सकती है। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं किसकी, फ्लोटिंग एसेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा। फ्लोटिंग एसेट्स की बात कर रहे हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक इन ट्रेड। तो ये हमारी शॉर्ट टर्म के लिए है इन्वेस्टमेंट जो है। तो इसका वेरिफिकेशन किस तरीके से होगा, देखो, द ऑडिटर शुड वेरीफाई द डिटेल्स ऑफ द शेड्यूल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स बाय अप्लाइंग टेस्ट। एग्जाम्पल, फाइनेंशियल जर्नल्स एंड द न्यूज पेपर शुड बी कंसल्टेड फॉर चेकिंग द मार्केट रेट्स, ठीक है। आपको फाइनेंशियल जर्नल्स वगैरह आप चेक करोगे किसके लिए, मार्केट रेट्स के लिए। द सिक्योरिटीज शुड देमसेल्व्स मे हैव बीन कंसल्टेड और द ब्रोकर्स नोट्स में बी एग्जामिन टू चेक द कॉस्ट, ठीक है। तो आपको इन्वेस्टमेंट्स के लिए क्या, ब्रोकर्स नोट्स को चेक करना पड़ेगा, आपको जर्नल्स वगैरह चेक कर सकते हो। बाकी इसकी भी वही चीज़ होती है, क्या आपको फिजिकल तो नहीं हो सकती इन्वेस्टमेंट, तो इसकी एग्जिस्टेंस आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चीज़ कितनी कितनी दिखाई गई है और क्या एक्चुअल में इसकी इतनी वैल्यू है। और फिर इसके अंदर वैल्यूएशन एंड डिस्क्लोजर। वैल्यूएशन तो हर किसी में करनी ही करनी है ना, वैल्यूएशन तो हर किसी में करनी ही करनी है बेटा। तो इसमें डॉक्यूमेंट्स देखो क्या क्या होंगे हमारे। तो डॉक्यूमेंट सबसे पहले क्या होंगे हमारे, इन्वेस्टमेंट रजिस्टर चेक करना पड़ेगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट रजिस्टर चेक करना पड़ेगा, अलॉटमेंट लेटर चेक करना पड़ेगा। घबराओ नहीं, नहीं लिख पा रहे कोई बात नहीं, मैं आपको इस चीज़ों की पीडीएफ में दूंगा पूरा का पूरा, ठीक है। ब्रोकर्स नोट देने पड़ेंगे, सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, हर एक इन्वेस्टमेंट का अपना सर्टिफिकेट होता है। जैसे कि आपने कहीं पे भी शेयर्स खरीदे तो आपने इन्वेस्ट कर दिया, है ना, तो आपको एक मेल आता है कि हाँ भैया आपके पास इस कंपनी के इतने इतने शेयर होल्डिंग्स हैं। सेबी भी भेजता है आपका, आपको वो भी भेजता है, जो भी कोई आपका ब्रोकर है वो भी, ठीक है। वैल्यूएशन, इफ इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी हेल्ड एज फिक्स्ड एसेट, ठीक है, अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए की जाती है फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, दे आर टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट विच इंक्लूड्स ब्रोकरेज एंड स्टैम्प ड्यूटी पेड इन रिगार्ड देयर टू। But if the investments are held as current assets, these assets should be valued at cost or market price, whichever is less. मैंने अभी आपको ऊपर एक चीज बता दी थी कि अगर हम फिक्स्ड एसेट्स को लेते हैं तो हम लोग उसको कॉस्ट प्राइस पे ही लेंगे। अगर हम उसको फ्लक्चुएटिंग एसेट या फिर हमारा करंट एसेट के रूप में लेते हैं, मतलब कि एक साल के अंदर अंदर उसको बेच देंगे, तो हम लोग ये देखेंगे कि हमारी कॉस्ट प्राइस क्या है या फिर हमारी मार्केट प्राइस क्या है, उसके विद इन उसमें से जो भी कुछ लेस होगा उसको हम लोग लेंगे, ठीक है बेटा, ठीक है, समझ में आ गई, ठीक। अब क्या आती है हमारी वेरिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज। मुझे पता है आज की क्लास बड़ी है, ठीक है, आज की क्लास बड़ी है, वो इसलिए है क्योंकि आज मुझे आपकी ख़त्म करनी है,
ठीक है, अकाउंट ऑडिटिंग खत्म करनी है, ताकि संडे को आप लोग इसको रिवाइज कर लो और फिर हम लोग क्या करें, मंडे से अपने एक नया टॉपिक जो कि है क्या हमारा टैक्सेशन स्टार्ट करें। वीडियो को लाइक कर दो अगर अच्छी लगती है तो, जल्दी से शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है आपको, ठीक है। कैपिटल, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, कैपिटल की। लाइबिलिटीज में सबसे बड़ी जो चीज़ होती है कंपनी की वो क्या होती है, कैपिटल ही होती है। सबसे बड़ी लाइबिलिटी कंपनी की क्या होती है, कैपिटल होती है। इन केस ऑफ अ फर्म द ऑडिटर शुड वेरीफाई द लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ द कैपिटल विद द हेल्प ऑफ पार्टनरशिप डीड, पासबुक एंड द कैश बुक। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं किसकी, फर्म की, तो उस चीज़ में ईजी सी हो जाती है। फर्म के मामले में लेखा परीक्षक की साझेदारी विलेख की सहायता से पूंजी के कारण देयता का सत्यापन करना चाहिए, पासबुक या फिर कैश बुक, कैसे भी। ठीक है, क्या मतलब आपने इतनी कैपिटल इसमें इन्वेस्ट कर दी सर, ठीक है, हम आपकी कैश बुक को देख लेते हैं कि हमारे इसमें इतनी इतनी एसेट्स आई है। बट इन केस ऑफ अ कंपनी, बेटे कंपनी की जब हम बात करते हैं तो इसमें कुछ रेगुलेशंस होती हैं सर्टेन, जो कि हर किसी को फॉलो करनी पड़ती हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं किसकी, अपने उसकी कंपनी की बात करते हैं, तो उसमें हमको कुछ अपनी सर्टन लाइबिलिटी, ऑडिटर की अपनी सर्टन ड्यूटीज होती हैं जो उसको क्या करती हैं, फॉलो करनी पड़ती हैं। इन केस ऑफ अ कंपनी ऑडिटर शुड एग्जामिन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एमओए देखेगा, ठीक है, टू वेरीफाई द इंफॉर्मेशन एज टू मैक्सिमम कैपिटल द कंपनी इज ऑथराइज टू रेज। एमओए और एओए पता है ना बेटा आपको, हाँ, ये चीज़ पता है ना, मैं समझ के चलता हूँ कि आपको ये चीज़ पता है, ठीक है, इसलिए मैं आपको नहीं समझाता, नहीं तो फिर इन चीज़ों पे भी समझाने लग जाऊंगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। नहीं पता कोई बात नहीं, नीचे मुझे कमेंट कर देना, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि नहीं पता चीज़ सर, कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ पे सीखने के लिए आए हो, आपको पता होना चाहिए, मतलब आपको मैं सिखा दूंगा, ठीक है। ही शुड ऑल्सो असर्टेन द अमाउंट ऑफ कॉल्ड अप in respect of each class of shares, and there should be also how many shares of each class are allotted as fully paid. Auditor should also specify the sources from which the bonus shares are issued. Is that capitalization of profits or reserves of share premium accounts? He should also ensure that the, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मैं ये चीज़ आपको नहीं बोलूँगा कि छोटी छोटी चीज़ें लिख लो, बेटा पूरी की पूरी चीज़ लिखो। क्या करो, पूरी की पूरी चीज़ लिखो, ठीक है। इनकेस कंपनी यहाँ पे लिख लो पूरी की पूरी, पूरा का पूरा ही नोट डाउन करो, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे पूरा का पूरा बेटा नोट डाउन करो, बाकी आपको पीडीएफ में दे दूंगा, नोट डाउन नहीं भी कर पा रहे तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन अगर करोगे तो आपके नोट्स के लिए अच्छा है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें हर एक चीज़ बताई गई है कि अगर आपको कंपनी की किसी कोई भी ऑडिटिंग करनी है तो आपको क्या करना है, उस चीज़ को वेरीफाई करना, हर एक चीज़ को। मतलब कि ऑडिटर को आपको ये भी देखना है कि शेयर्स कितने कॉल्ड अप किए गए हैं, कितनी पेमेंट हुई है, क्या उसका इतना बैंक बैलेंस है कि नहीं है, इतना बैलेंस है आपके पास या नहीं है, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स भी चेक करना है, बोनस शेयर अगर आपने इशू किए हैं तो कहाँ से किए हैं, ठीक है, ये सारी सारी चीज़ें देखनी है। शेयर प्रीमियम अकाउंट्स अगर है तो क्या इसी से ही बोनस प्रीमियम शेयर्स दिए गए हैं, बोनस शेयर्स, हाँ, ठीक है। हो, अगर कोई भी कैपिटल प्रॉफिट हुआ है तो आप कहीं आपने उसको अपने उसी में तो नहीं, मतलब रिजर्व्स में तो नहीं रखा हुआ, उसको कैपिटल रिजर्व में डाला है, नहीं डाला, उसको कहीं आप शेयर प्रॉफिट शेयर होल्डर्स कैपिटल में ही दिखाई जा रहे हो, ठीक है। अब देखो, तो वेरिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटी जब भी चेक करनी होती है तो उसमें एक तीन चीज़ें चेक करनी है। सबसे पहले एग्जिस्टेंस, ठीक है, रियल में इतनी एग्जिस्टेंस है लाइबिलिटी की, 1, 2 क्या है, ऑब्लिगेशन, ऊपर लिखना इसको, ठीक है, ऊपर लिखने का मतलब जानते हो ना मेरे तो क्लास का, ये आपका अगर यहाँ से वो बना हुआ ना ऐसे करके, तो यहाँ पे ऊपर लिखने वाली चीज़ें यहाँ पे आएंगी, ठीक है। 3 आपका कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब ये नहीं है कि आपको एक साल के अंदर ही अंदर अपनी सारी की सारी उसको कॉल करना है, किसको, आपकी जितनी भी आपकी शेयर्स की कैपिटल है उसको कॉल्ड अप कर लेना, नहीं, अगर जितनी भी आपकी लेकिन कॉल्ड अप हुई हैं उतनी वैल्यू आई है कि नहीं, ये चीज़ आपको उसमें देखनी है, ठीक है बेटा, इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब क्या आते हैं हमारे डिवेंचर्स, तो डिवेंचर्स हमारे क्या कहते हैं, डिवेंचर्स, डिवेंचर्स एक तरीके से हमारी लाइबिलिटी है कंपनी के लिए, तो भाई कैपिटल भी लाइबिलिटी है, डिवेंचर्स भी है, बट डिवेंचर्स हमारी थोड़ी बड़ी वाली होती है क्योंकि ये हमारी मतलब आउटसाइडर्स की लाइबिलिटी होती है ना बेटा, ठीक है। तो ये चीज़ हमको क्या करनी, ध्यान में रखनी है। क्या कहता है, द ऑडिटर शुड नोट द फॉलोइंग पॉइंट्स वाइल वेरीफाइंग द डेप्रिसिएशन। डिविडेंड ट्रस्टी
ठीक है, डिवेंचर्स की ट्रस्ट डीड शुड बी इंस्पेक्टेड एंड दिस विद इट्स हेल्प द डिवेंचर अकाउंट इन द लेजर शुड बी एग्जामिन्ड। ठीक है, डिवेंचर की ट्रस्ट डीड देखनी है सबसे पहले आपको, और फिर इसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, अपने अकाउंट्स में देखने भाई लेजर्स को चेक करना है डिवेंचर्स के कि एक्चुअली रियल में हुआ है। इफ नेसेसरी द ऑडिटर कैन ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द डिवेंचर होल्डर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिवेंचर होल्डर से सर्टिफिकेट लेना। ठीक है, ये आज के टाइम पे तो होता ही होता है। ठीक है, पहले की बात अगर करें तो पहले नहीं भी होता होगा, लेकिन आज के टाइम पे होता ही। सिंस द डिवेंचर्स आर सपोज टू बी रिडीम्ड द ऑडिटर शुड सी द अरेंजमेंट्स फॉर देयर रिडम्पशन। ठीक है, एक डीआरआर बनाया जाता था, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व्स, आपने पढ़ा हुआ होगा शेयर वाले चैप्टर में। ठीक है, तो डीआरआर बनाया जाता है, क्या ये चीज़ मेंटेन की गई या नहीं की गई। द डिवेंचर में बी इशूड एट पार और एट अ प्रीमियम। ठीक है, डिस्काउंट पे तो आप कुछ भी प्रीमियम नहीं होता, अगर आपको अपने शेयर्स भी करने तो उसको प्रीमियम पे ही कर सकते हो, उसको आप लोग डिस्काउंट पे नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, इस चीज़ को कैंसिल कर दिया गया है। क्योंकि क्यों नहीं कर सकते, कमेंट में कोई बच्चा बता पाएगा, बताएगा ना, उसके लिए क्लैपिंग करूंगा, मैं खुद करूंगा क्लैपिंग। ठीक है, कि आप लोग डिस्काउंट पे और डिवेंचर्स को या फिर शेयर्स को इशू क्यों नहीं कर सकते। द ऑडिटर शुड सी द डिटेल्स एज गिवन एट द रजिस्टर ऑफ मॉर्गेजेस एंड चार्जेस। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी चेक करनी। हिंदी क्या कहता है, डिवेंचर मूल हर्ष का सत्यापन करते समय लेखा परीक्षक के निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि डिवेंचर ट्रस्ट डीड। ठीक है, आवश्यक हो तो डिवेंचर से क्या प्रमाण पत्र को हासिल करना। डिवेंचर को क्योंकि भुनाया लिख दिया हिंदी में रिडीम करने को। ठीक है, तो रिडीम करना मतलब उसको पे ऑफ करना है आपको 10 साल के बाद में, जितने साल के आपके डिवेंचर्स हैं। तो इसके लिए क्या आपको डीआरआर मेंटेन हुआ होना चाहिए। डिवेंचर सब मूल्य मतलब प्रीमियम पर जारी किया होना चाहिए, कहीं ऐसा नहीं कि आपने कोई भी डिवेंचर्स को या फिर शेयर्स को किस पे अपने डिस्काउंट पे वो लॉन्च कर दिया। ठीक है, और आपने खुद ही अपने आप ही खरीद लिए या फिर अपने अपने फैमिली मेम्बर्स को खरीदवा दिए। फिर लेखा परीक्षक को मॉर्गेज के प्रभारों के रजिस्टर दिए गए विरोध दिखा होना चाहिए। अब हम बात करते हैं किसकी, अपनी बात करते हैं ट्रेड क्रेडिटर्स की। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्रेडिटर्स मतलब कि जो हमारे ट्रेड क्रेडिटर्स मतलब जो हमारे क्रेडिटर्स हैं। ठीक है, जो कि हम लोग जनरली किस में आते हैं, हमारे करंट लाइबिलिटीज में आते हैं। ये चीज़ थोड़ी बड़ी हो जाती है और ये चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे कैसे करके होती है। ठीक है, तो देखो, फर्स्ट टास्क ऑफ द ऑडिटर इज टू आस्क फॉर शेड्यूल ऑफ क्रेडिटर्स। ठीक है, द परचेज लेजर्स should be checked with the books of original entry invoices and credit notes। इन्वाइसेस और क्रेडिट नोट्स के साथ में हमारी ओरिजिनल एंट्री, मतलब ओरिजिनल एंट्री बोले तो हमारी जो जनरल जो बुक है उसको चेक किया जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स शुड बी चेक्ड विथ रेफरेंस टू क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, आपने कितना कितना डिस्काउंट दिया है वो सब चीज़ें चेक होंगी। इफ एनी डेट इज फाउंड अनपेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम एनी इंक्वायरी शुड बी मेड सिंस इट इज पॉसिबल दैट इंस्टेड ऑफ पेइंग टू द क्रेडिटर द अमाउंट माइट बी हैज बीन मिस अप्रोप्रिएटेड। ठीक है, अगर आपने किसी भी बहुत दिनों तक मतलब पेमेंट नहीं हुई है, करी नहीं है, ठीक है, तो उस चीज़ में वाले में क्या होता है केस, ये हो जाता है कि आपको इंक्वायरी होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा ऐसा हो सकता है ना कि आपने उसको कह दिया कि भैया तू हमारी कंपनी से पैसे ना लेकर के, तो हमारी कंपनी से पैसे मत ले, मैं तेरे को बाहर से 5,000 रुपये दे दूंगा, बाकी जो आपका 10,000 रुपये का यहाँ पे बिल जो था ये आप क्या करो, आप इसको खा जाओ। ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। ये भी चीज़ हो सकती है, तो ये चीज़ भी हो सकती है। तो इसके लिए क्या ये सब चीज़ें होनी चाहिए। फिर ये मैं आपको उसमें डाल दूंगा पीडीएफ में। ठीक है, क्या क्या इसके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स समझने क्या है, डॉक्यूमेंट आपको याद करने हैं मेनली तो। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे करना है, याद करना है कि इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट चाहिए, रिसीविंग रिपोर्ट चाहिए, क्रेडिटर्स रिपोर्ट चाहिए। ठीक है, कट ऑफ प्राइस चाहिए, हाँ, ऑडिटर्स की कंफर्मेशन चाहिए कि ऑडिटर आप क्रेडिटर से मिल सकते हो अगर आपको कभी भी कुछ भी घपलेबाजी लगती तो। अगर हम बात करें किसकी, लोन्स की, तो बेटा लोन्स की जब हम बात करते हैं तो लोन्स हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो घपले होते हैं वो लोन्स में ही होते हैं। सबसे ज़्यादा बेटा जो घपले होते हैं वो किस में होते हैं, लोन्स में ही होते हैं। कैसे, कोई भी केस ले लो, नीरव मोदी का केस लो, है मेहुल चौकसी का केस लो, हर्षद मेहता का केस लो, सत्यम स्कैम का केस लो, और कौन सा स्कैम गिराऊं जिसमें आपका बैंक से लोन लेके मिस अप्रोप्रिएट नहीं किया गया। ठीक है, मिस अप्रोप्रिएट नहीं किया गया। करता कोई और है, भुगतता कोई और है। करता कौन है, करता है भाई वो जो पैसा लेके भाग जाता है। भुगतता कौन है, जिसका पैसा मतलब हम लोग, क्योंकि हमारे टैक्स का ही पैसा जाता है। ठीक है, भारत सरकार ने क्या कहती है कि हमने क्या किया, हमने पीएससी को इतनी फंडिंग कर दी। भैया आपने फंडिंग क्या अपनी पर्सनल जेब से की है क्या,
आपने फंडिंग उसको अपनी पर्सनल जेब से की है क्या? आपने उसको फंडिंग जो की है ना वो हमारे टैक्स के पैसे से जाती है। हम जो भी कोई टैक्स अपना भर रहे हैं आपने उसी से फंडिंग दे दी है। तो ये मत बोलो कि आपने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया उसमें फंडिंग करके। अगर आप उसको पकड़ने में नाकाम रहे, अगर आप उसको पकड़ने में नाकाम रहे तो अपनी पर्सनल जेब से दो, तो मैं मानूंगा कि भैया आपने बहुत बड़ा कुछ काम कर दिया। आपने वो गवर्नमेंट का पैसा उठाया है, यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल दिया, बस यही तो किया आपने। और वो पैसा कहाँ से आया? वो पैसा हमारे टैक्स से ही गया है। चलो ठीक है, वो अलग चीज़ है। ठीक है, लोन्स पे आते हैं। द ऑडिटर शुड एग्जामिन द लोन एग्रीमेंट इन ऑर्डर टू असर्टेन द टर्म्स ऑफ लोन, द अमाउंट ऑफ लोन एंड पीरियड दैट द नेचर ऑफ द लोन। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें देखनी है। क्या? लोन एग्रीमेंट, ठीक है, टर्म्स ऑफ लोन्स, हाँ, अमाउंट ऑफ लोन्स एंड द पीरियड एंड द नेचर ऑफ लोन्स। ठीक है, 5 चीज़ें हैं, नोट डाउन कर लो। क्लियर कर दूं आपको, मिटा देता हूँ। मेरा ये है कि भैया आपको कभी भी कोई भी चीज़ कंफ्यूजन में नहीं होनी चाहिए। 4 और फिर ये 5। ठीक है, इन केस ऑफ लोन्स आर ओवरड्राफ्ट्स हैव बीन टेकन फ्रॉम अ बैंक एंड एग्रीमेंट विद अ बैंक एंड द सर्टिफिकेट ऑफ टू दैट शुड बी ऑब्टेन। ठीक है, देखो लोन की जब हम बात करते हैं तो अलग रहता है, ओवरड्राफ्ट की बात करते हैं तो इसमें थोड़े छोटे हैं। वन, बैंक ऑन एग्रीमेंट, और दूसरा क्या, हमको सर्टिफिकेट ऑफ द, मतलब कि हाँ हमने इतना ओवरड्राफ्ट लिया और हम इतने टाइम में इसको पेमेंट कर देंगे। ऋण की शर्तों, ऋण की राशि 2, 3, 4, पता लगाने के लिए लेखा समझौते। ठीक है, 5। ये चीज, इतनी चीजें क्या करनी है हमको, नोट डाउन करनी है। बैंक ओवरड्राफ्ट से बैंक से किया गया समझौता 1, और प्रमाण पत्र। ठीक है, ठीक है बेटा, ये चीजें नोट डाउन कर लेंगे। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज फॉर एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज हमारी कौन सी होती है? जैसे कि सैलरीज पेबल है, लीगल एक्सपेंसेस, रेंट, ये सब हमारे किस में आते हैं? आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज में आ सकते हैं। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज के लिए ज़्यादा कुछ नहीं होता, ईजी सी होती है। क्या? कि द ऑडिटर शुड ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट फ्रॉम रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर ऑफ द कंपनी स्टेटिंग दैट द ऑल द आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज फॉर इनकम एक्सपेंसेस इनकर्ड हैव बीन ब्रॉट इनटू अकाउंट। ठीक है, द ऑडिटर कैन वेरीफाई दोस आउटस्टैंडिंग एंड यूजुअली कंसिडर्ड आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज कौन सी होती है हमारी? सैलरीज पेबल, लीगल एक्सपेंसेस, मतलब यूजुअली जो हमारे आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंसेस होते हैं वो इन सब चीज़ों को कवर करते हैं। ठीक है बेटा, और ये क्या, इसको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है किससे? रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर की मतलब है कि आपका अकाउंटिंग जो भी कोई ऑफिसर होगा या फिर आपका इंटरनल जो ऑडिटर है या फिर आपका जो सीएफओ है, ठीक है, आप इससे सर्टिफिकेट ले लोगे, हाँ भाई कि रियल में ऐसा हुआ है, ताकि आपके ऊपर कोई बात ना आए फ्यूचर में ऑडिटिंग के। ठीक है, कि मतलब हाँ मैंने इससे वेरीफाई करवाया था और इसने मुझसे बोला था कि ऐसा ऐसा होता है, तो ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। अब क्या आते हैं हमारे रिजर्व्स एंड फंड्स। ठीक है, रिजर्व्स एंड फंड्स का मैनिपुलेशन होता है किस तरीके से? क्योंकि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, आपको सारी सारी नॉलेज है, आपने रिजर्व्स को क्या किया? अपने पर्सनल खाते में ट्रांसफर कर। द ऑडिटर शुड एग्जामिन एंड वेरीफाई दैट वेदर द डिसीजन टू क्रिएट अ रिजर्व ऑफ फंड इज डिक्टेटेड by needs and circumstances of businesses and relevant legal provisions, and check the relevant entries in books of accounts and check the entries passed for the purpose in P&L appropriation account। ठीक है, वही सारी चीज़ें चेक करनी है कि P&L अकाउंट में है एंट्री, कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में शो हो रहा है, एंट्रीज पास हुई हैं जनरल एंट्रीज में। ठीक है, लीगल प्रोविजंस हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने सीक्रेट रिजर्व्स को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, किस सर्कमस्टांसिस में कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी कंपनी को लॉस होता जा रहा है और आप क्या कर रहे हो? रिजर्व्स को क्रिएट करते जा रहे हो, नहीं। कैसे होता है? प्रॉफिट से ही रिजर्व्स को निकाला जा सकता है। ठीक है बेटा, ये सब चीज़ें देखनी है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम जब आपको रिसीव हुई किस में? एडवांस में। तो वाली इनकम कैसे रिसीव हुई, एडवांस में क्यों हुई है? द ऑडिटर शुड एग्जामिन द शेड्यूल्स ऑफ द इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, 1, 2, टू इंश्योर दैट आर फुली डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट। 2, the auditor duties to examine whether interest rate installment etc received in advance should be classified as liability। ठीक है, ध्यान में रखना, एडवांस में हुई है तो क्या है? लाइबिलिटी है, क्योंकि ये क्या है? ये आपके लिए कोई एसेट नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको चाहे तो आपसे क्या कर सकता है? आपसे वापस मांग सकता है ना, लाइबिलिटी है ना उस ड्यूरेशन के लिए। आपको 1 महीने पहले पैसा दे दिया किसी ने, है ना, 1 महीना आपको पहले पैसा दे दिया, तो आपके ऊपर तो ये लाइबिलिटी है भाई, आपका एसेट थोड़ी है। आपका एसेट एसेट तो तब बनेगा उस वाले ईयर में आके, उस वाले मंथ में आके जिसमें वो ड्यू होना था। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आपने किसी को एडवांस में दे दिया, आपने किसी को एडवांस में दिया है, तो वो चीज़ आपके लिए एसेट है, वो चीज़ आपके लिए क्या है? एसेट है। ठीक है बेटा, एक और चीज़ समझानी थी, एक और चीज़ में इंक्लूड नहीं हुई, कंटिजेंट लाइबिलिटी, तो इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ।
तो कंटिंजेंट लायबिलिटी का आपको मतलब पता होगा मेरे ख्याल से। कंटिंजेंट लायबिलिटी वाली लायबिलिटी होती है कौन सी वाली, जो कि हमारी कैसी होती है, एक साल में मतलब कि कभी भी अराइज हो जाए, है ना। कंटिंजेंट अकाउंट, कंटिंजेंसी अकाउंट्स होते हैं, हर एक चीज़ में बनते हैं, ठीक है। कंटिंजेंसी प्लान्स भी होते हैं कई बार, कि अगर ये वाला प्लान फेल हो गया तो हम लोग ये वाला प्लान बनाएंगे। तो उसी तरीके से कंटिंजेंसी लायबिलिटीज होती हैं। हाँ सॉरी, एक मिनट यार। ठीक है, लाइबिलिटी उससे, तो कंटिजेंट लाइबिलिटीज हमारी होती हैं, ये कभी भी ऐसी कैसी होती हैं कि कभी भी ऑब्लिगेशंस मतलब कि कभी भी आपकी अराइज हो सकती हैं, ठीक है, कभी भी अराइज हो सकती हैं। तो इन लोगों के लिए क्या होता है, इनके लिए कुछ एक अकाउंट्स प्रिपेयर कर सकती है कंपनी, मतलब रिजर्व्स बना सकती है, ठीक है। तो इनके लिए अकाउंट बनाने के लिए क्या होना पड़ता है, तो सिंपल सी चीज़ है, इनके एक प्रोविजंस बनाया जाएगा, कंटिजेंसी फंड्स, ठीक है। कंटिजेंसी फंड्स क्रिएट कर सकती है कंपनी। तो हमारा जो ऑडिटर जो है वो इस चीज़ को देख सकता है कि मतलब कि हमारे बुक्स ऑफ एंट्रीज में इसकी क्या एंट्री हुई है, और इसको प्रॉपरली उसमें डाला भी गया है हमारे अकाउंट में कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंटिजेंसी फंड है, कभी अराइज हुआ नहीं हुआ, तो क्या करता है ओनर, क्या करता है यहाँ पे तो एंट्री तो उसकी ले लेता है, ठीक है। कंटिजेंसी फंड को मतलब बना तो लेता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बट इसको क्या करता है अपने पर्सनल घर पे ले जाता है उठा के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी बाकी इस वाली क्लास में मैंने आपकी सारी की सारी चीज़ें कवर कर दी, जितने भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। अगर आप रियलाइज करोगे तो सारी की सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड थी, ठीक है। सारे के सारे सेक्शंस ऑडिटिंग के, सारे के सारे क्वेश्चंस, सारी की सारी चीज़ें, कुछ भी इससे बाहर नहीं आएगा बेटा, कुछ भी इससे बाहर नहीं आएगा। कल आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी, ठीक है। कल आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, किसमें, ग्रुप में, टेलीग्राम का लिंक है वो नीचे आपके पड़ा हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आज का होमवर्क है, ऑल असेसी आर रिक्वायर्ड टू फॉलो, जितने भी असेसी हमारे होते हैं उनको क्या फॉलो करना होता है, यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर विच मस्ट बी कैलेंडर ईयर ओनली, ठीक है। अजीब सी बात है, कर लोगे क्वेश्चन, ईजी है। यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर विच मस्ट बी फाइनेंशियल ईयर ओनली, एनी पीरियड ऑफ 12 मंथ्स एज प्रीवियस ईयर, ठीक है। पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई टू 30 जून एज प्रीवियस ईयर, ठीक है। सभी निर्धारितियों का पालन करना आवश्यक है, किसका, यूनिफॉर्म पीवीए, मतलब इसको प्रीवियस ईयर कर लेना, जो केवल कैलेंडर वर्ष होना चाहिए, ठीक है। एक समान प्रीवियस ईयर जो केवल वित्तीय वर्ष होना चाहिए, पिछले वर्ष के रूप में 12 महीने की कोई भी अवधि, या फिर 1 जुलाई 30 जून तक अवधि प्रीवियस ईयर के रूप में शुरू होती है, ठीक है बेटा। मुझे करेक्ट आंसर चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इसका सही आंसर दोगे। इनकम टैक्स का है क्वेश्चन नंबर 2, अकाउंट पेबल एट द टाइम ऑफ क्लोजर फॉर ऑप्टिंग आउट ऑफ एनपीएस, जिसको हम लोग नेशनल पेंशन स्कीम कहते हैं, रेफर डेट इन सेक्शन कौन सा नंबर का, 80CC-D। बेटा जितने भी सेक्शंस यहाँ बताता जा रहा हूँ क्वेश्चंस में आते हैं, उसको ऊपर नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे, शैल बी एग्जाम टू द एक्सटेंट ऑफ टोटल अमाउंट पेबल, ठीक है। कितने अमाउंट तक का जो है, कितना मतलब कि डिस्काउंट मिल जाता है, डिस्काउंट बोले तो एग्जेम्प्ट, सॉरी डिस्काउंट भी बोलेंगे, एग्जेम्प्ट 30%, 100%, 40% या फिर 25%। एडिशनल चार्ज एजुकेशन सेस जो है हमारा 3%, ठीक है। परसेंट इज पेबल ऑन, इनकम टैक्स पे लगेगा, इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज पे लगेगा, या फिर सरचार्ज पे लगेगा, या फिर नन ऑफ दिस पे लगेगा। इसी तरीके का एक क्वेश्चन पहले भी आया था, क्वेश्चन यही था, लैंग्वेज उसकी अलग थी, तो बच्चे मेरे उसके सही आंसर दे देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आज की क्लास खत्म करते हैं, बड़ी थी क्लास, बोर तो नहीं हुए ना, बोर नहीं हुए ना, हाँ ठीक है, वेरी गुड। बोर हो गए जिस दिन मेरी क्लास से, तो मैं समझूंगा कि भैया मेरा पढ़ाना फेल हो गया, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार ही जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और हमारी वीडियोस को लाइक करना, दूसरों से तो शेयर करना, बताना कॉमर्स एक्सेस आप लोगों के लिए किस तरीके से फ्री बैच दे रहा है, ठीक है। पहली बार नए जुड़े हुए हैं तो आप प्रीवियस वाली वीडियोस भी देखो, ताकि आप लोगों को सब चीज़ें समझ में आए। ऑडिटिंग की पूरी 6 क्लासेस हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट के थ्रू भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं। कल लाइव क्लास नहीं हुई थी, कल लाइव क्लास नहीं हुई थी, मैंने ग्रुप में डाल दिया था, तो जितने बच्चे ग्रुप में थे उनको पता था, ठीक है। 8 बजे की थी, लेकिन आज शाम को भी नहीं होगी, आज शाम को भी नहीं होगी, कल होगी, ठीक है। कल जो अपनी प्रीवियस ईयर की जो क्लास होती है संडे को, उसके साथ में ही मैं आपको वाली क्लास इंक्लूड कर दूंगा, तो वाली क्लास थोड़ी बड़ी होगी, ठीक है। तो उसमें कनेक्ट हो जाना, जरूर कनेक्ट हो जाओ यार,
है ना, लाइव क्लास देखा करो। इससे क्या होता है कि आपको अगर कोई भी डाउट ऐसा होता है कि यार डाउट यार काश मैं पूछ लेता क्लास में तो मेरा हो जाता, तो ये चीज़ को आपको मतलब कोई ऐसी दिक्कत नहीं हो, काश पूछ लेता। ठीक है, एग्जाम में जाने से पहले काश पूछ लेता वाला कंसेप्ट नहीं रखना। ठीक है, पूछ के जाना है, सारे के सारे डाउट्स को क्लियर करके जाना है। ठीक है बेटा, तो क्लास को ख़त्म करते हैं। तो हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हो, लाइक ज़रूर करो यार, अगर आपको वीडियोस पढ़ने में अच्छी लगती है ना तो लाइक ज़रूर करो। ठीक है, चलो ठीक है, क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अपनी लाइव क्लास के साथ में।